पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं जी। इंटरनल कंट्रोल्स, एक दरमियाने साइज का चैप्टर, आसान सा चैप्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। हमने ये समझ लिया कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बनाने का तरीका भी देख लिया। क्या आपको वो तरीका समझ आया है? क्या वो लोग जिनके लिए वो तरीका पहली दफ़ा था, मतलब कुछ लोग मेरे अपने स्टूडेंट जो उस चीज़ को पहले से जानते हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा वो तरीका देखा, क्या जाके किसी एरिया पे तजर्बा करके देखा? और क्या फिर उस एरिया को किताब में देखा कि वहाँ क्या बातें लिखी हैं? और अगर आपका जो तजर्बा रहा और जो किताब में बातें लिखी थी, अगर वो 80% आपस में मैच करती थी, तो फिर तो गेम आसान हो गई। तो क्या किसी ने तजर्बा किया, कुछ हौसला हुआ, तो क्या ज़रूरत है कि हम सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पर रट्टा मारें? वाई नॉट कि हम ये समझ लें कि वो बनाए क्यों जाते हैं, जिस लिए बनाए जाते हैं वो पर्पस पूरा कर लें, और मज़े की बात है यूँ लिखने में एग्जामिनर भी खुश। और बीच में एक दो दफ़ा पास पेपर में तो उसने कहा इस वाली अजर्शन के प्रोसीजर बता दो, और लोग कहें अजर्शन ये क्या चीज़ होती है? तो अजर्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपके लिए प्रोसीजर बनाना भी आसान है। तो आपने फिर क्या करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को अलग करना है और ये 3 टॉपिक्स को अलग से काउंट करना है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक टॉपिक है, इन्वेंट्री काउंटिंग एक टॉपिक है, एनालिटिकल प्रोसीजर एक टॉपिक है। इनको अलग 3 टॉपिक्स के तौर पर तैयार करें और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कंप्लीट को हर एरिया के उसको एक थीम के मुताबिक लेके चलें। जी सर, जो चैप्टर 14 में केस स्टडी आती है, जी जी तो उसमें लिखा होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। उनमें कौन से? जब वो कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर, तो आपका जो अकाउंटिंग का एरिया वहाँ पे चल रहा होता है, उसमें जो इशू होता है उस इशू से वेरिफिकेशन, यानी कि उधर आपने ये पूरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं लिखने। वो कहते हैं कि जी एक प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है और आपको डाउट है कि उस प्रोविजन में कोई गड़बड़ हुई होगी, तो बताओ ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाए और रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट की अकाउंटिंग जहन में रखें, उस अकाउंटिंग को वेरीफाई करने के लिए जो आपके जहन में प्रोसीजर आता है, हम उनसे लिस्ट लेंगे डेटर्स की, हम एजिंग एनालिसिस लेंगे, एजिंग एनालिसिस में मल्टीप्लिकेशन उनकी देखेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी एस्टीमेट इस तरह से क्यों है, पास्ट का उनका क्या ट्रेंड है, उनकी प्रोविजन की कैलकुलेशन को रिकैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। तो टेक्निकली जिस भी एरिया का जिक्र हो रहा है ना, उसकी अकाउंटिंग पे आपने ऑडिट है क्या, फाइनेंशियल्स को चेक करना है। किसी भी चीज़ का ऑडिट क्या है, सेल्स का ऑडिट का मतलब है सेल्स को चेक करना है कि क्या सेल्स सही से हुई थी या नहीं हुई थी। तो ऑडिट में सिंपली आपने जो भी प्रोसेस है जिसके बारे में बात हो रही है उसको वेरीफाई करते हुए क्या करना चाहिए, वो वाली बातें बतानी होती हैं। तो वो वाले जो प्रोसीजर हैं वो हर सवाल में डिफरेंट होंगे। प्रोविजन की बात है तो आप प्रोविजन पे 3-4 लाइनें लिख देंगे, वारंटी की बात है तो वारंटी से रिलेटेड 3-4 बातें, और आपके सारे सवाल ही होने चाहिए वेरीफाई दैट, कंफर्म दैट, चेक दैट, रिकैलकुलेट दैट, उनसे डाटा लें, उस पर वर्किंग करें, इस तरह से सारे प्रोसीजर्स डन। इंटरनल कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमें समझ आ गए, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर से पीछे एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। वो मज़ेदार सी कहानी ये है कि क्या आप उनके सिस्टम पे रिलाई करना चाह रहे हैं या नहीं। आप ऑडिट करने गए और आपने ये एक्सपेक्टेशन डेवलप की, आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन ये है कि कंट्रोल्स मजबूत हैं, और एक एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स मजबूत नहीं है। कंट्रोल्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। कंट्रोल्स मजबूत बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैं एक जगह ऑडिट करने जाऊं और मुझे अंदाजा हो कि ये तो एक बैंक है, बैंक तो बड़ा ज़बरदस्त इदारा होता है, बैंक में बड़े अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, बड़े मजबूत कंट्रोल्स होते हैं। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मजबूत कंट्रोल्स हैं तो मुझे चेक कर लेना चाहिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन सही है। मैं इसे चेक करूं, अगर वो वाकई ही मजबूत निकले तो फिर मुझे ज़्यादा डिटेल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बैंक है, उसका एक निज़ाम है और वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है और मैंने उस निज़ाम को चेक किया और वो कंट्रोल्स मजबूत मिले, तो अब मुझे डिटेल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्ट्रांग है, जबकि वो असल में स्ट्रांग नहीं थे। अगर वो असल में स्ट्रांग नहीं थे तो अब मुझे यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डिटेल में लगाने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल एक ऐसा फिल्टर है जो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम या ज़्यादा कर सकता है। जिनका मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम क्यों लगाते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। तो जिनका सिस्टम बड़ा मजबूत होगा, अच्छा होगा, वहाँ चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम हो जाएंगे, तो कम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने से काम चल जाएगा। हम ऑडिट को रिवर्स लेके चले। हमने एंड पे पहले ओपिनियन देख ली,
इसको जो है यहाँ कहीं लगा देते हैं। तो हम ऑडिट को रिवर्स लेके चलें। हमने सबसे पहले पढ़ा है एंड क्या होता है। एंड क्या है? ओपिनियन देनी है। ओपिनियन देने से पहले आपने वेरीफाई करना है चीज़ें सही हैं। वेरीफाई करने के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं, फिर हमने वो पढ़े। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाने हैं कम लगाने हैं उसके लिए हम कंट्रोल्स पे काम करते हैं। अब हम कंट्रोल पढ़ रहे हैं। जब सब पढ़ चुके होंगे तो फिर देखेंगे इससे पीछे ऐसा क्या होता है जिसके लिए हम कंट्रोल्स को चेक कर रहे होते हैं। वो रिस्क असेसमेंट है। चूंकि होता ये है कि जो जितने एंड के प्रोसीजर हैं वो उतने सिंपल हैं और जितने स्टार्टिंग प्रोसीजर हैं जिससे आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है वो उतनी ही टेक्निकल है। तो चैप्टर 3 को हमने सबसे एंड पे रखा था, हालांकि चैप्टर 3 सबसे स्टार्ट ऑफ ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उसमें ऐसी बातें हैं कि जब तक आपको पूरा प्रोसेस समझना है आपके लिए वो समझना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। तो अब कंट्रोल्स किसे कहते हैं? क्या है कंट्रोल्स? पॉलिसीज, प्रोसीजर, चेक एंड बैलेंसेस, निज़ाम, सिस्टम, तरीके, ज़ाब्ते जो क्या करते हैं? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने में मैनेजमेंट को मदद करते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे बच्चों से फीस कलेक्ट हो, तो कंट्रोल्स ये होंगे कि बच्चों को मैसेज किए जा रहे होंगे, क्लासों में छापे लगाए जाएंगे, दरवाजे पे नाके लगे हुए होंगे और अलग अलग तरीके से बच्चों से फीस की रिकवरी की जा रही होगी। एक ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव है बच्चों को क्लास में अच्छी पढ़ाई मिले, तो कंट्रोल्स क्या होंगे? अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अच्छा निज़ाम होना चाहिए, अच्छी सपोर्ट एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे बच्चों को। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का जो भी मकसद होगा उसको अचीव करने के लिए कंट्रोल लगाएंगे। क्रिकेट टीम दूसरे मुल्क के दौरे पे गई है और जो कोच है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग सही से परफॉर्म करें और ऐसा ना हो कि वो रात में घूमते फिरते रहें, शॉपिंगें करते रहें और अगले दिन सुबह अच्छा ना खेलें। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग अच्छा परफॉर्म करें। तो कंट्रोल्स ये हैं कि रात 9 बजे उन्हें कमरों में भेज दिया जाए, उन्हें मना कर दिया जाए। होटल की इंतज़ामिया से कह दें कि इस कमरे के लोग अगर बाहर निकलें तो आपने हमें बताना है। और हो सके तो एक आध टीम के साथ कोई ऐसा एक छोटा गया हो जो अक्सर उन गैलरीज में चक्कर मार के देख ले कि कोई टीम मेंबर चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल के शरारतन जा तो नहीं रहा। तो ये कंट्रोल्स हैं जिससे उनका ऑब्जेक्टिव मीट होगा। टारगेट क्या है? अगली टीम बहुत मुश्किल है और वो हमें बुरी तरह से हरा सकती है। तो कंट्रोल्स क्या होंगे? अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे, देखेंगे। तो कंट्रोल्स बेसिकली आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट करने में हेल्प करते हैं। डन? कंट्रोल्स आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट करने में हेल्प करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कंपनी की। हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आए हैं। तो मेरे नज़दीक कंट्रोल्स वो सारे चेक एंड बैलेंसेस होंगे जिससे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बना सकेंगे। मुझे ये कंट्रोल्स नहीं देखने कि वो अपने लोगों की तालीम और तरबियत पे क्या काम कर रहे हैं। मुझे ये कंट्रोल्स नहीं देखने कि उनके एचआर की कंपिटेंस कितनी अच्छी है। मुझे वो कंट्रोल्स देखने हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाने की पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं या नहीं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनल कंट्रोल को आप डिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस डिजाइन, पुट इन प्लेस एंड मेंटेन टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ अ रीजनेबल लेवल। वो प्रोसेसेस जो डिजाइन हुए हुए हैं, मौजूद हैं और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी। एक एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो आपने सेटअप सारे प्रोसीजर लगाए हुए हैं उनको हम कंट्रोल्स कहेंगे। कंट्रोल्स दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनका डिज़ाइन कैसा और उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है। डिज़ाइन, मेरी एक्सपेक्टेशन थी बैंक है, कंट्रोल अच्छा होगा, कंट्रोल शक्ल से लग रहा है कि अच्छा होगा। डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कंट्रोल की फील कैसी है, क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। मैंने बैंक से आके पूछा आपके पास सॉफ्टवेयर, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ बैंक का एक अच्छा डिज़ाइन है, उनका अच्छा कंट्रोल मौजूद है। बट जब मैं उसे चेक करूंगा तो पता लगेगा कि वो मजबूत है या वो हल्का है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल मौजूद हो भाई, एक बिल्डिंग में आके हमने देखना है सिक्योरिटी है या नहीं। हम पूछें जी आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं, तो मैं कहूँगा इनका डिज़ाइन ही ठीक नहीं है, इनका कंट्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैमरे लगे हुए हैं लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रही, तो एग्जिस्ट तो करता था, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। तो दो चीज़ें हमारा कंसर्न होती हैं, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं, और कंट्रोल एग्जिस्ट करने के बाद इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो जब हमने ये डिसीजन लेना होता है ना कि कंट्रोल्स पे कितना काम करें, तो हम ये देखते हैं कि क्या कंट्रोल मौजूद है या नहीं। अगर तो पता लग गया मौजूद ही नहीं है या वीक है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल्स चेक करने की। जब आपको पता है वीक है तो आप डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेल में लगा लें।
लेकिन जहां आपको कंट्रोल डिजाइन नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, तो चेक कर लें कि क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चैप्टर 5 कंट्रोल्स के बारे में बताएगा और चैप्टर 6 बताएगा हमने उनको टेस्ट कैसे करना है। डन। तो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कैसे यूज करता है, समरी क्या है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करे कि सिस्टम ऑफ कंट्रोल वीक है और कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं किया जा सकता, तो वो एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। और अगर ऑडिटर जज करे कि इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रांग है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि वो स्ट्रांग है, तो फिर क्या करेगा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएगा वेरीफाई करने के लिए कि क्या उसकी बात सही थी, और अगर वाकई ही सही निकली तो फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर उन ट्रांजैक्शंस पे कम करके लगाएगा। अगर मुझे पता है इस सिस्टम में कंफर्ट ज़्यादा है तो फिर मैं थोड़े से प्रोसीजर से काम चला लूँगा, और अगर मुझे एक सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, एरर और फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर डिटेल प्रोसीजर्स लगाएंगे। डन। फिर आप एक मैनेजमेंट लेटर देते हैं। बाय द एंड ऑफ ऑडिट आप मैनेजमेंट को एक लेटर देते हैं और दोस्त शावत गवर्नेंस उसके ऊपर कहते हैं कि ज़रा आप मैनेजमेंट का इस पर रिस्पॉन्स लें। आपको ऑडिट के दरमियान जो जो वीकनेस मिली होती है वो आप उस पर लिख देते हैं। फिर उस पर लिख देते हैं अगले कॉलम में कि इस वीकनेस का इम्पैक्ट क्या है। फिर बताते हैं कि आपकी सजेशन क्या है, आपको जो वीकनेस मिली है आप इसको क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं। और आखिरी खाने में फिर हम उनके रिस्पॉन्सेज लेने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन काम ऑडिट रिपोर्ट देना है, ऐसे ही है। हमारा मेन काम क्या है, हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट हमने देनी है कि फाइनेंशियल्स ठीक है या नहीं। क्या हमने कंट्रोल्स पर रिपोर्ट देनी है? नहीं। तो क्यों कर रहे हैं कंट्रोल्स को चेक? ताकि हम प्रोसीजर्स कम, इसका मतलब है ऑडिटर अपने ऑडिट को बेहतर बनाने के लिए कंट्रोल्स पे काम कर रहा है। ISS 700 रिपोर्ट के अंदर अल्फाज थे, हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं। इसलिए नहीं चेक करते कि ओपिनियन दे, इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारी ऑडिट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस बेहतर हो सके। डन। तो फिर ऑडिटर जब इन कंट्रोल्स को चेक करता है और उसको बहुत सारी वीकनेस मिलती है, तो उसने शेयर होल्डर्स को तो रिपोर्ट देनी नहीं उसकी, तो वो एक अच्छाई में कंपनी की मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट और दोस्त शावत गवर्नेंस से कहता है कि आपके कंट्रोल्स में मुझे ये गलतियां नजर आई। तो आप उन्हें बताते हैं कि क्या वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या आपकी रिकमेंडेशन, और आखिरी खाना छोड़ देते हैं जिसमें वो बताएंगे कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो हो सकता है वो कहेंगे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास कैमरे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बजट कम है और ये एरिया इतना रिस्की नहीं है, हमने इसलिए कैमरे नहीं रखे हुए। आप सही कह रहे हैं, ये वाली चीज़ ऐसे होनी चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास है और अब हम अगले ही महीने नया सॉफ्टवेयर लाएंगे इस गलती को ठीक करने के लिए। तो कुछ जगह वो ओके करेंगे, कुछ जगह वो कोई डिबेट करेंगे, और आपका मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपको कुछ कंट्रोल वीकनेसेस मिली हैं तो आप उनको बता सकें कि वो कहाँ गलत है। डन जी। जी, मैनेजमेंट लेटर जो है वो वैसे तो ऑडिटर की मर्जी है, लेकिन स्टैंडर्ड ने सजेस्ट किया है कि आप देंगे तो उससे एक अच्छी कम्युनिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई मैनेजमेंट लेटर नहीं देते तो आप पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, ऑडिट। आपने एक ओपिनियन देना है, और ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही। तो ये अच्छाई में ऑडिटर करता है, और इतनी अच्छाई में करता है कि एक प्रैक्टिस बन गई है कि ऑडिटर कॉमनली ये सारा काम कर ही रहा होता है। डन। इंटरनल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो दिस इज नॉट अबाउट इंटरनल कंट्रोल, दिस इज अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक पूरा निज़ाम जिसको इंटरनल कंट्रोल का निज़ाम कहेंगे। तो अभी तक हम जिसको कंट्रोल पढ़ रहे थे ना, उसको कंट्रोल एक्टिविटी कहते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक पूरा फ्रेमवर्क है, 4-5 चीज़ें जिनको मिला के आप काउंट करेंगे तो वो कहलाएंगी आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें 5 एलिमेंट आते हैं: कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिस्क असेसमेंट और मॉनिटरिंग। मोटा मोटा सा आइडिया देखते हैं, फिर एक एक करके सारे यूनिट्स को देखते हैं। चैप्टर 5 नॉलेज बेस के से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मुश्किल से 1-2 लॉजिकल सवाल नज़र आते हैं जो कि बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से सीधे सीधे सवाल थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। पिछले कुछ ईयर्स में चैप्टर 5 एक अलग वेटेज एरिया हुआ करता था, तो आपको इसके सवाल थोड़े ज़्यादा नज़र आएंगे। लेकिन अब ये अलग वेटेज एरिया उस तरह से नहीं रहा, अब ये मिक्स हो गया उस बड़े एरिया के अंदर जिसके अंदर से कभी सवाल आते हैं कभी नहीं आते। तो 5 चीज़ें: कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक माहौल होना चाहिए। अच्छे कंट्रोल्स वहाँ काम करेंगे जहाँ ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें अच्छे कंट्रोल्स काम करें। कंट्रोल एक्टिविटीज़ असल में इंटरनल कंट्रोल्स को कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका फिजिकल या सॉफ्ट में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो कि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करे।
रिस्क असेसमेंट ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हर वक्त नए से नए आने वाले रिस्कों को असेस करे और उसके अच्छे अच्छे कंट्रोल सजेस्ट करे। और मॉनिटरिंग ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो साथ साथ देखता रहे कि सारे कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इन पांचों के ऊपर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब कंट्रोल, ये हमने 5 एलिमेंट्स बात की। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट बेसिकली एक ओवरऑल खौफ है, ओवरऑल फील है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी फलाना की हुकूमत आ गई है, अब कोई करप्शन नहीं कर सकता क्योंकि फलाना तो बहुत सख्त है। फलाना की हुकूमत आ गई है, वो कहेगा खुद भी खाओ हमें भी खाने दो। फलाना का हो गया है मामला। तो अब क्या है, मुल्क में फ़ौज की जब हुकूमत होती है तो सबको एक डर होता है कि हम गलत काम करेंगे पकड़े जाएंगे। जब डेमोक्रेटिक हुकूमत होती है तो सबके सब लूट का बाजार गर्म किया हुआ होता है। गवर्नेंस डज मैटर। कंट्रोल एनवायरनमेंट वो गवर्नेंस है। अगर एक इदारा ये फील देगा कि दे आर सीरियस ऑन थिंग्स तो लोग उस कंट्रोल को फॉलो करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में आप कचरा बाहर फेंक दें सड़क पे, आपको टेंशन नहीं है। यही पाकिस्तानी यूके जाता है, ये कचरा बाहर नहीं फेंकता। क्यों? गवर्नेंस। यहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट रिलैक्स है, वहाँ कंट्रोल एनवायरनमेंट सख्त है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट से क्या मुराद है? दूसरा विद गवर्नेंस की फिलॉसफी क्या है, वो चीज़ों में इन्वॉल्व कितने हैं, वो चीज़ों को देखते कितने हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, निज़ाम के ऊपर उनका कंट्रोल कितना है। जहाँ जितनी अच्छी गवर्नेंस होती है वहाँ उतने अच्छे कंट्रोल्स होते हैं। और जहाँ सबको पता है किसी ने देखना ही नहीं है, एक दुकान जिस पे मालिक साथ बैठा हुआ है वहाँ पे जो स्टाफ काम करेगा वो और है, और एक दुकान जिसमें स्टाफ को पता है कि मालिक तो 2 महीने बाद हमारी ब्रांच पे चक्कर लगाएगा, तो ब्रांच खोलेंगे भी सुबह 11 बजे के बाद, बंद भी 4 बजे कर लेंगे, आधा टाइम काम भी नहीं करेंगे। अब सिस्टम में तो डिफाइंड है कि कंट्रोल्स फॉलो होने चाहिए, लेकिन कंट्रोल्स फॉलो होने के लिए निज़ाम भी बड़ा ज़रूरी है। अब एक टीचर है, वो आपको पढ़ाते हुए कहे कि ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ज़बरदस्त लॉजिकली साथ चलते रहो, और एक टीचर आपको डराता रहे, नहीं नहीं ये सवाल नहीं किए तो मर जाओगे, तबाह हो जाओगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फलाना फलाना। तो क्या होगा, वो जो थ्योरी वाला बेचारा मासूम टीचर है उसका सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, और जो न्यूमेरिकल वाला टीचर जो आपको बार बार कह रहा है ये पढ़ो, ये सवाल करो, ऐसे करो, आप वो सवाल करते रहेंगे। फ़र्क है कंट्रोल एनवायरनमेंट का। दोनों पेपर पास होने पे एक पेपर पास होता है, लेकिन एक क्लास का माहौल ये है कि टीचर कह रहा है जी सारे सवाल करके आए हो, मैं सबके सवाल कल चेक करूंगा और ऐसे होगा वैसे होगा, वहाँ सवाल करेंगे। और जो टीचर कह रहा है लॉजिकली समझो, देखो, घर जाके दिल से पढ़ना ताकि मज़ा आए, तो आप फिर दिल को उठा के कहीं साइड पर रख देते हैं और पढ़ाई को और साइड पर रख देते हैं। इन्वायरमेंट बड़ा ज़रूरी है। एक ही जगह पे सेम सब्जेक्ट की 2 अलग अलग क्लासों में एक जगह टीचर सख्त है और एक जगह टीचर रिलैक्स है, बच्चों की पढ़ाई में फ़र्क पड़ जाता है। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट इज़ बड़ों का फोकस कितना है, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, उनका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, वो डिक्टेटर कितने हैं, वो डेमोक्रेट कितने हैं, वो कितना इन्फोर्स करते हैं, वो वैल्यूज़ को कितना इन्फोर्स करते हैं, वो एथिक्स को कितना इन्फोर्स करते हैं। अगर एक इदारे में आप जाएं और हर वक्त ये बात हो, नहीं यार हलाल कमाना है, सही काम करना है, नेक काम करना है, हर बंदा यही बात कर रहा है, आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। और आप एक ऐसे इदारे में जाएंगे जहाँ हर बंदा लूटने पर लगा हुआ है, आप भी लूटें। ये हॉस्टल्स में होता है। आप एक ऐसे हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पढ़ाई का कल्चर बना हुआ है, हर कोई पढ़ाई की बातें कर रहा है कि जी यार इस कमरे के बच्चे हर वक्त पढ़ते रहते हैं और ये तो बिल्कुल कोई इधर उधर किसी और काम पे नहीं जाते, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी बच्चे भी उन्हें देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक हॉस्टल जहाँ एक पढ़ने वाला बच्चा जाता है और वहाँ हर वक्त फिल्में चल रही होती हैं, तो बच्चा भी फिल्में चलाना शुरू कर देता है। ठीक, ये एक जुमले से 2 मतलब कवर हो गए। तो गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एनवायरनमेंट समझ आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसा है इदारे का, बड़े कैसे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कैसी है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ को हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले बाकी 4 एलिमेंट। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटी का एक अच्छा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हो जो 3 काम करता हो। ये 3 काम आपको पहले से पता है, आइडेंटिफाई, असेस और मैनेज। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क याद है? थ्रेट्स आइडेंटिफाई करो, इवेल्युएट करो वो कितने भारी हैं, उनके सेफगार्ड लगाओ। तो आइडेंटिफाई करो, असेस करो कितने हैवी हैं और उनके सेफगार्ड्स लगाओ। तो एंटिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट जो हर वक्त नई से नई आने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हो, हर वक्त देखिए कि नए से नए मसले क्या हैं, आइडेंटिफाई करे, रिकग्नाइज करे। फॉर एग्जांपल हम अपने इदारे में जो है वो आईटी लेके आते हैं, हम कहते हैं जी हम फिजिकल क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास देंगे। नई चीज़ आई तो नई चीज़ के नए रिस्क आएंगे। ऑनलाइन क्लास में एडमिशन किस तरह से होगा, बच्चा किसी और का आईडी तो यूज़ नहीं कर लेगा, बच्चा अगर हमें तस्वीर भेजता है कि मैंने पैसे जमा कराए हैं तो क्या वो सही तस्वीर है या जाली तस्वीर है। यानी कि आप एक नया सिस्टम शुरू करें, उसके नए रिस्क हैं। रिस्क असेसमेंट डिपार्टमेंट हर वक्त नए आने वाले रिस्कों को
मैयर करे, देखे, असेस करे वो कितना बड़ा रिस्क है, उससे इदारे को कितना फायदा कितना नुकसान होने का खतरा है, और फिर क्या करे, उन पे काम करे, उन पे प्रॉपर तरीके से काम करे और कोशिश करे कि उन चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाया जाए। क्या बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपने किस तरह से चीज़ों को देखना है, क्या करना है। तो एक डिपार्टमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर वक्त देखता रहे कि क्या खौफ है, हर वक्त कंट्रोल सजेस्ट करता रहे, और ये वो डिपार्टमेंट है जो कंट्रोल्स बनाता है। वो कहते हैं नए पर्सनल में रिस्क होता है, नए इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिस्क होता है, रैपिड ग्रोथ हो तो रिस्क होता है, नई टेक्नोलॉजी है तो रिस्क है। जब भी कुछ नया होगा हमेशा कुछ रिस्क होगा। आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसके नए रिस्क हैं। आपने एक नया सिस्टम शुरू किया, फॉर एग्जांपल हम एक नया सिस्टम शुरू करते हैं कि ठीक है जी, अब बच्चा हर महीने जो है वो उसकी जितनी भी फीस है वो हर महीने उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके 6 महीने पे स्प्रेड कर दे। अब इस नए सिस्टम की क्या रिस्क है? बच्चा आखिरी महीनों में भाग जाएगा, ठीक है। बच्चा जो है वो अभी से साथ साथ पैसे देने की कोशिश करेगा, घर वालों से हर महीने पैसे मांग रहा होगा, घर वाले तंग हो जाएंगे, शायद उसकी फिर टाइम को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर हमारा एक बहुत बड़ा स्टाफ होना चाहिए जो हर वक्त ही हिसाब किताब लगाता रहे कि हर महीने किस किस बच्चे के कितने पैसे आने वाले हैं। आपको हर महीने बच्चों के पीछे भागना पड़ेगा, इसका मतलब है कि रिस्क बढ़ जाएंगे। तो आप उन रिस्कों के फिर नए कंट्रोल्स के, अगर हर महीने से हर बच्चे से महीने के महीने पैसे लेने हैं तो ठीक है, फिर कोई एक सब्सक्रिप्शन सा अकाउंट बनाया जाए, उस अकाउंट में हर महीने हिसाब रखा जाए किसकी सब्सक्रिप्शन आ गई किसकी नहीं आ गई। वालिदैन को हर महीने की 5 तारीख को रिमाइंडर मैसेज चले जाएं, तो क्या होगा, हर सिस्टम को असेस करेंगे और उसके हिसाब से अच्छे कंट्रोल सजेस्ट करेंगे। डन। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक निज़ाम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पूरे निज़ाम को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं आपको कॉलेजेस की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये वो इंडस्ट्री है जो आपको ज़रा ज़्यादा नज़र आती है, जिनके साथ आप ज़रा गो थ्रू होते हैं। बाकी बिजनेसेस में आप उतना ज़्यादा अंदर जाके नहीं देखते। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे कॉलेज अगर बच्चों का डाटा रिकॉर्ड कर रहा है तो वो रजिस्टर जिसमें एंट्रियाँ हो रही हैं, वो फॉर्म जिनमें एंट्रियाँ हो रही हैं, वो रसीदें जो काटी जा रही हैं, अगर एक फिजिकल सिस्टम है तो वो जितने भी कागज़ इन्वॉल्व हैं वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। जो इंसान उसमें लिख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। जिस तरीके से वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देते हैं समरी बना के, वो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। प्रिंसिपल उसको प्रूफ करके जिस जगह स्टोर करता है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये तो हो गया फिजिकल। ऑनलाइन में आप आते हैं, आप एक फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन में चीज़ें एंटर होती हैं, आपको एक्सेस मिलती है, आप लेक्चर्स देख पाते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस आती हैं, आप पेमेंट्स करते हैं, उन सब का रिकॉर्ड होता है। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि ऑनलाइन भी हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। इस पूरे निज़ाम को कहते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर है, पीपल है, प्रोसीजर है, डाटा है। अब ऐसे में ऑडिटर को क्या चाहिए? ऑडिटर जब ऑडिट करने गया उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलनी है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम से। आप कहेंगे मुझे लेजर ला के दे दो, तो वो अपने सॉफ्टवेयर से लेजर निकाल के देंगे, या वो कोई खाता रखा हुआ होगा उस खाते में एंट्रियां करते होंगे, वो ला के आपको देंगे। तो किसी भी एंटिटी में जाके मुझे ये समझना होगा उनका इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसा है। जितना मजबूत इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा उतने मजबूत कंट्रोल्स होंगे, और जितना कमजोर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा तो अब हमने समझना ये है कि वो उनका सिस्टम क्या है, उनमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कैसे किया जाता है। एक बच्चा है, बच्चे का रिकॉर्ड कैसे कैप्चर किया जाता है, हम कहेंगे फॉर्म, ठीक है। फिर बच्चे का सिस्टम में कैसे एंटर किया जाता है, हम कहेंगे एक एंट्री। सिस्टम में उसकी फीस कैसे रिकॉर्ड होती है, रसीद, रसीद का नंबर। तो आपको समझना होगा कि इनका क्या प्रोसेस है, ये डाटा कैसे कैप्चर करते हैं, किस सिस्टम में कैसे डालते हैं। जैसा जितना अच्छा ये निज़ाम आपको समझ आएगा उतना आप बेहतर तरीके से इनके सिस्टम को समझ के ऑडिट कर सकेंगे। क्लियर? देन कम कंट्रोल्स। कंट्रोल्स की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल्स कहते हैं उन चेक एंड बैलेंसेस को जो कि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए होता है। स्टैंडर्ड आपको ये कहते हैं कि 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। कंट्रोल याद है वो चेक एंड बैलेंसेस थे। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल बेसिकली वो चेक एंड बैलेंसेस हैं जो एरर्स और इरेगुलरिटी को आने से पहले ही डिस्करेज कर देते हैं। डिटेक्टिव वो हैं जो आने पे ढूंढने में मदद करते हैं, और करेक्टिव तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो गलती नहीं होने देंगी। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग में गलत लोगों को घुसने ही नहीं देगा। कैमरा बिल्डिंग में गलत लोग घुसे, चोरी करके चले गए, बाद में डिटेक्ट करके बताएगा कि क्या हुआ था। पुलिस वाले आएंगे और हुई हुई चोरी को बाजियाब करा के आपको वो चीज़ ला के देंगे, फ़र्ज़ करें वो अच्छे पुलिस वाले हैं, तो ये करेक्टिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव का मतलब है जो गलती होने से पहले ही रोक देगा।
डिटेक्टिव का मतलब है गलती हो जाए तो बाद में सामने आ जाएगी, और करेक्टिव ठीक हो जाएगी। चंद एग्जांपल जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अगर आप ड्यूटीज डिवाइड कर लें कि ये काम इसने करना है, ये करना है, तो बहुत सारी गलतियां होने से पहले बच जाएंगी। सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारी चीज़ों को होने से पहले रोकने की कोशिश करेगा। अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे पासवर्ड्स होने से पहले ही रोक लेंगे। डिटेक्टिव कंट्रोल, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन गलती को रोकती नहीं है, गलती होने पे आइडेंटिफाई करती है या डिफरेंस होने पे आइडेंटिफाई करती है। कैमरा, सिस्टम लॉग, जो सिस्टम के रिकॉर्ड्स होते हैं, सिस्टम लॉग इस क्लास पे हम थोड़ी सी आगे जाके थोड़ी सी और डिबेट भी करेंगे। उसके अलावा स्क्रीन वार्निंग, आप काम कर रहे हैं, जैसे ही आपने एरर किया स्क्रीन ने फौरन से आपको वार्न किया कि नहीं भाई ये आपने जो है ये ट्रांजैक्शन जो की है या ये जो एंट्री की है वो सही नहीं की, तो आपको ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट आ गया, टू करके आवाज़ आई और आप फौरन से वहाँ पे अलर्ट हो गए कि आपने कुछ गलत किया है। करेक्टिव में क्या है? कंटिजेंसी प्लानिंग, इसको हम कहते हैं व्हाट इफ प्लानिंग। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर वैसा हो गया तो क्या करेंगे। अगर लाइट नहीं आ रही होगी तो जनरेटर चला लेंगे, अगर लाइट आ रही होगी तो यूं कर लेंगे, अगर ऐसे होगा तो यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे होगा तो इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पूरी पूरी कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई होती है। तो बहुत सारे कंट्रोल्स ही होते हैं जिसमें इफ़ के साथ कंट्रोल्स होते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो इसमें बैकअप अरेंजमेंट्स, इसमें आपके इस तरह के सेटअप जिसमें आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो तो शिफ्ट हो। जैसे हॉट और कोल्ड साइट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हॉट साइट इज एक ऑर्गेनाइजेशन में 250 लोग काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अचानक से ऐसा पावर फेलियर आया कि पता लगा पीछे से वापडा की लाइंस में मसला है और 4 दिन बाद ही मसला ठीक होगा। अब 4 दिन इदारे का काम नहीं होगा। अगर आपकी एक हॉट साइट है, हॉट साइट का मतलब है इससे मिलता जुलता एक इदारा जहाँ सारी चीज़ें रेडी हैं, कंप्यूटर तारें सब लगी हुई हैं, बस आपके इंसानों ने वहाँ जाके बैठना है और काम शुरू कर देना है, ये हॉट साइट है। कोल्ड साइट ये है कि आपके पास एक जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जाएं, कुछ लैपटॉप्स लेके जाएं, कुछ तारें लेके जाएं और आप वहाँ काम शुरू कर सकते हैं थोड़ी सी दिक्कत के साथ। तो इस तरह के हॉट और कोल्ड साइट जो अरेंजमेंट्स हैं ये सब करेक्टिव कंट्रोल्स हैं कि अगर गड़बड़ हो गई तो उस गड़बड़ को ठीक कैसे करेंगे। सिस्टम के बैकअप्स, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होते हैं आपके सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो गया, गड़बड़ हो गई तो आप आके उसे ठीक कर देंगे। तो अ टिपिकल क्वेश्चन कैन बी, यानी इस चैप्टर में से 1-2 लॉजिकल सवाल ये है कि उन्होंने 4-5 आपको कंट्रोल्स दिए और कहा बताओ इनमें से डिटेक्टिव, करेक्टिव और प्रिवेंटिव कौन सा है। तो जो गलती होने से पहले रोक दे वो प्रिवेंटिव है, जो गलती होने के बाद पता लगवाए डिटेक्टिव, और जो गलती होने पे उसे ठीक कर दे वो करेक्टिव है। कंट्रोल एक्टिविटीज को जब हम बात करते हैं तो ये पर्पस के हिसाब से 3 थी, या प्रिवेंट करेंगी या डिटेक्ट करेंगी या करेक्ट। ये स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं अदर देन कंट्रोल एनवायरनमेंट जो डिजाइन हुए हैं टू प्रिवेंट एरर, डिटेक्ट एरर एंड करेक्ट एरर दैट मे अराइज इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल एक्टिविटीज की क्या कैटेगरीज हैं तो हम इसकी 4 से 5 कैटेगरीज बताते हैं। किताब ने 4 कैटेगरीज बनाई हैं, ये 5वीं में 2 अलग अलग हैं, ऑथराइजेशन अलग और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अलग है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन की जो सॉफ्ट प्रोसेसिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग है, इसमें कुछ जनरल एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं, थोड़ी देर तक इस पर बात करेंगे। फिर फिजिकल कंट्रोल्स होते हैं, एसेट्स की सेफ गार्डनिंग, चीज़ों को वो बचा के रखना किस तरह से। अब कैमरा एक फिजिकल कंट्रोल है और सिक्योरिटी गार्ड भी एक फिजिकल कंट्रोल है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले फिजिकल कंट्रोल का मकसद है प्रिवेंट और कैमरा नामी फिजिकल कंट्रोल का मकसद है। तो बेसिकली कंट्रोल का मकसद क्या है? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। कंट्रोल दिखता कैसा है, सामने उसकी शक्ल क्या है, क्या वो ऑनलाइन है, क्या वो आईटी का कंट्रोल है, तो वो एप्लीकेशन और जनरल कंट्रोल कहलाएगा। क्या वो फिजिकल कंट्रोल है, तो इस तरह से कहलाएगा। फिर परफॉर्मेंस रिव्यूज होते हैं, एक बंदे का काम दूसरा बंदा देखे, दूसरे बंदे का काम तीसरा बंदा देखे। जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि जो आपका पार्टनर है वो देखेगा कि टीम ने सही काम किया या नहीं किया। तो इदारों में क्या होता है, कई दफ़ा जूनियर स्टाफ इन्फॉर्मेशन बनाता है और सीनियर स्टाफ उस इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, कंफर्म करता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही बनी हुई है या नहीं बनी हुई। फिर ऑथराइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, हर चीज़ पे ऑथराइजेशन होनी चाहिए। इस लिमिट से ऊपर की परचेज फलाना ऑथराइज करेगा, ये वाली ट्रांजैक्शन फलाना ऑथराइज करेगा, इस अमाउंट से ज़्यादा का डिस्काउंट प्रिंसिपल साहब ऑथराइज करेंगे, इस अमाउंट से ज़्यादा की बाइंग फलाना ऑथराइज करेगा, इस सप्लायर के अलावा किसी से डील करना है फलाना इजाज़त देगा। तो आप इस तरह के ऑथराइजेशन के सिस्टम रखते हैं। देन इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है जिसमें हम कहते हैं कि कार होना चाहिए, कस्टडी, ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग। एसेट की कस्टडी किसी और के पास पड़ी हुई हो, ऑथराइजेशन किसी और के पास पड़ी हुई हो और रिकॉर्डिंग किसी और के पास। अगर वेयर हाउस वाला बंदा है, उसी के पास वेयर हाउस में सामान भी पड़ा हुआ है और उसी ने ही लिखना है कि सामान कितना चाहिए
और उसी ने ही उसको अप्रूव भी करना है, तो वो कभी भी सामान उठा के अपने घर ले जाया करेगा। तो सामान की कस्टडी किसी और के पास पड़ी होनी चाहिए, सामान को मूव करने की अथॉरिटी किसी और के पास होनी चाहिए, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री किसी तीसरे के पास होनी चाहिए। तो अक्सर कॉलेजेस में आप देखते हैं कि फ्रंट ऑफिस का स्टाफ आपसे डील करता है, वो ऑथराइज करता है कि आपका कितना डिस्काउंट होना चाहिए। फिर जो पैसे हैं वो जमा कराते हैं आप कैशियर के पास, वो एक अलग है, पैसे की कस्टडी उसके पास है, पैसा कितना तय होगा उसकी अप्रूवल दे दी फ्रंट ऑफिस ने, और रिकॉर्ड करेगा शाम में कोई और अकाउंटेंट जो कि डाटा पकड़ के और एंट्री कर रहा होगा, ताकि 3 अलग अलग लोग इन्वॉल्व हों। अगर एक ही बंदा सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा तो फ्रंट ऑफिस वाला आपसे कहेगा हाँ भाई आपकी इतनी फीस बनती है, फिर आपसे कहेगा आपको 10,000 का डिस्काउंट दिलवा दूँ। आपने कहा कैसे? बस यहाँ मैं 8,000 लिखूंगा डिस्काउंट, नहीं यहाँ पे मैं लिखूंगा 12,000 डिस्काउंट, तुमने भी साइन कर देना, मैंने भी साइन कर देना है, क्योंकि मेरे साइन से चल जाएगा डॉक्यूमेंट। कागज़ पे दिखाएगा 12,000 का डिस्काउंट, अप्रूव करेगा 10,000 का डिस्काउंट, रिकॉर्ड करेगा 10,000 का डिस्काउंट, और 2,000 बीच में गड़बड़ कर देगा या उसमें या कम ज़्यादा रिकॉर्ड कर देगा। तो अगर एक ही बंदा, उसी के पास कस्टडी है, उसी के पास ऑथराइजेशन है, हम कहते हैं कि जी फलाना मिस्टर शमशाद जो है वो AC ठीक कराया करेंगे हमेशा इदारे में, और मिस्टर शमशाद के पास ही पैसे भी पड़े हों, और मिस्टर शमशाद नहीं बताना हो कि AC कब ख़राब हुआ, तो AC अक्सर ख़राब रहा करेगा, क्योंकि मिस्टर शमशाद इस वाली जेब से पैसे निकाल के 7 वाली जेब में रख लेंगे और एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, AC ख़राब हुआ था, मैंने जाके देखा, मैंने अप्रूव किया कि ये ख़राब AC है, मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने अप्रूव किया कि यही बंदा AC ठीक करे, और मैंने उसको पैसे दिए, और ये उसकी एंट्री डेबिट क्रेडिट। तो अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा ना तो चेक एंड बैलेंस आउट हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इस कार होनी चाहिए, कस्टडी अलग बंदे के पास, ऑथराइजेशन अलग के पास, रिकॉर्डिंग अलग के पास, उससे चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती हैं। अनलेस कि कोलूजन हो जाए, ये तीनों रूममेट्स निकल आए, कैशियर अलग है, कोऑर्डिनेटर अलग है, फ्रंट ऑफिसर अलग है, आपकी तरफ से वो अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो असल में दूसरे शहर से आए हुए हैं और ये एक हॉस्टल में रहते हैं, और अक्सर रात में एक दूसरे के हाथ पे ताली मार के कहते हैं लो जी कंपनी वाले समझ रहे हैं कि 3 इंडिपेंडेंट लोगों के हवाले किया हुआ सिस्टम। तो कोलूजन अगर हो जाए ना, लोग आपस में अगर मिल जाएं तो तबाह हो जाता है सिस्टम। देन कम्स मॉनिटरिंग। 5 विंग्स थे, कंट्रोल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, अच्छे कंट्रोल्स होने चाहिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट का तगड़ा डिपार्टमेंट हो जो साथ साथ वेरीफाई करे चीज़ें कैसे हैं, और फिर एक अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। साथ साथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आपके पिछले सारे 4 डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। याद है ऑडिट की क्वालिटी में भी हमने कहा था कि एक छठा कंपोनेंट होना चाहिए मॉनिटरिंग। एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर हो जो साथ साथ देखता रहे कि क्या गवर्नेंस सही चल रही है, क्या कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं, क्या रिस्क असेसमेंट वाले नित नए कंट्रोल्स सजेस्ट कर रहे हैं, क्या वो कंट्रोल सही से इंप्लीमेंट हुए हुए हैं। ये जो आपका इंटरनल ऑडिटर है वो इस डिपार्टमेंट में आता है। तो अभी तक हम इंटरनल कंट्रोल्स को कुछ कंट्रोल्स समझते थे, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स बेसिकली कंट्रोल्स नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है जिसमें 5 चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादा 5 चीज़ें, ये कोसो फ्रेमवर्क कहलाता है। ये 5 कंट्रोल्स ICAP ने रट्टे वाले सवाल यहाँ से काफ़ी पूछे हैं, खासतौर पर कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तजस्सुस है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं IT के कंट्रोल्स की। IT के कंट्रोल्स में जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं। जनरल कंट्रोल्स कहलाते हैं IT के ओवरऑल कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल मेरे दायरे में अगर सॉफ्टवेयर है, मैं कहता हूं कि हम एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करेंगे बच्चों के एडमिशन्स और बच्चों को वीडियोस दिखाने का, तो जनरल कंट्रोल्स होंगे अच्छी कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदना, सॉफ्टवेयर की अच्छी मेंटेनेंस रखना, अपने स्टाफ को सॉफ्टवेयर की अच्छी ट्रेनिंग देना, सॉफ्टवेयर कंपनी से ही बात करना है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो आप आके ठीक कर दिया करेंगे, अच्छे पासवर्ड लगाना जिससे सॉफ्टवेयर में एंटर ना हो सकें, हर बंदे को लॉगिन पासवर्ड वगैरह लोकेट हुआ हो, और वो सॉफ्टवेयर जिन सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हो उन सिस्टम्स की फिजिकल सिक्योरिटी भी रखी जाए। तो ये क्या कहलाएगा? जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल किसी खास एरिया से रिलेटेड नहीं हो, डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओवरऑल वो करते हैं। अगर जनरल कंट्रोल अच्छे नहीं है तो चांसेस हैं कि प्रोसेसिंग में बहुत सारी गड़बड़ें होंगी। चंद एग्जांपल्स किताब ने दी। कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट ऑफ न्यू कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन। आप नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे हम एक सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें बच्चों के लेक्चर्स भी हों और एडमिशन्स भी हों, तो उसको डेवलप करते वक्त के कंट्रोल्स,
उसके इम्प्लीमेंट होते वक्त के कंट्रोल्स, वो किन इदारों से मैंने लिया, उन्होंने उसकी कितनी डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कि उसके अगर मसला हो जाए तो क्या होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक चीज़ नहीं हो पा रही है, आप F1 दबाते हैं, उसमें आप कहते हैं ये मसला है, वो मसले का सलूशन बताता है। तो अक्सर सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज के लेक्चर अचानक से चलते चलते बंद हो जाते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में कहते हैं मेरे लेक्चर नहीं चल रहे, वो कहते हैं अच्छा आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग को ऐसे 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 करके ऐसे करें, लेक्चर चल पड़ेंगे। अब वो सेटिंग चेंज करते हैं, लेक्चर चल पड़ते हैं। क्या होती हैं वो सेटिंग्स? कैसे क्लियर करें? डिवाइस आपकी वो सिस्टम में आ रही है नहीं आ रही, मतलब एक बच्चे के चलते चलते लेक्चर अचानक से बंद हो जाते हैं, या मतलब वो चलाता है और वो स्ट्रीम नहीं हो रहे होता, उसमें मसला हो रहा होता है, बाकी सारे टैब्स बंद कर दें मुख्तलिफ इस तरह से। अब ये बात आपको कब पता लगी? जब आपने टकरें मारी व्हाट्सएप ग्रुप में 5-6 दफ़ा, तब जाके आपको पता लगा। वाई नॉट के सिस्टम के यूज़र्स के पास एक मैनुअल हो, अगर ये मसला आ जाए ये 4 काम करके देखो, ये मसला आ जाए ये 2 काम करके देखो, ये कहलाती है सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप एक जगह फंसते हैं, आप कहते हैं विंडोज़ का ट्रबल शूटिंग सिस्टम होता है, आप एक जगह जाके अटक जाते हैं, आपसे एक वो इंस्टॉल नहीं हो रहा वायरलेस डिवाइस, तो वो आपको कहते हैं ऐसे करो, यूँ करो, यूँ करो और यूँ करो, ये कहलाती है डॉक्यूमेंटेशन। जिन सॉफ्टवेयर में अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती ना, लोग तंग रहते हैं। तो जो बने बनाए सॉफ्टवेयर हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन तो इंटरनेशनली होती है, दुनिया के हज़ारों लाखों यूज़र्स का एक्सपीरियंस होता है और वो बड़े अच्छे बने हुए होते हैं। जो आप आईटी का सिस्टम खुद बनवाएंगे उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मजबूत डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डन। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, किसी भी एरिया के जो कंट्रोल्स हैं, इनपुट के कंट्रोल्स, आउटपुट के कंट्रोल, प्रोसेसिंग के कंट्रोल्स, ये सारे कंट्रोल्स हम कहते हैं ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में किताब ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और एग्जांपल्स को उन्होंने न्यूमेरिकली भी समझाया है। कंट्रोल टोटल इनपुट करते हुए एक बड़ा मज़ेदार सा सिस्टम है कि जो बंदा सिस्टम में एंट्री कर रहा है, एक बंदा है उसने जो है वो फॉर्म्स एंटर किए सारे बच्चों के, फॉर्म पे बच्चों के नाम आ रहे हैं, उनके एड्रेसेस आ रहे हैं, उनके पर्टिकुलर्स आ रहे हैं, उनकी फ़ीस आ रही है, सारी बातें आ रही हैं। तो एक बंदे ने सारे फॉर्म्स एंटर किए और दूसरे बंदे ने सिर्फ फॉर्म में जो फीस की इंफॉर्मेशन है वो एक जगह इकट्ठी की और ग्रैंड टोटल किया कि हाँ भाई ये 2000 फॉर्म्स की टोटल फीस बनती है, फर्ज करें इतने लाख, उतने लाख को वो कंपेयर करेंगे सिस्टम में एंटर हुए से, सॉफ्टवेयर से कहेंगे हाँ भाई इन बच्चों का जो डाटा एंटर हुआ है बताओ इनकी कितनी फीस बनी है। अगर उसका ग्रैंड टोटल जो सॉफ्टवेयर बता रहा है और इसका ग्रैंड टोटल आपस में मैच कर गया तो गुमान ये है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स ठीक रिकॉर्ड हुई होंगी। हो सकता है उसमें भी मसला हो, लेकिन एक गुमान ये है। और अगर गड़बड़ आ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इंडिविजुअल टोटल की और वो जो सिस्टम में डाला उसमें किसी जगह फीस में कोई गड़बड़ आ गई है। ये कंट्रोल टोटल होता है जिसमें सिस्टम में चीज़ें एंटर करने के बाद जहाँ से एंटर की हैं उसको और जहाँ एंटर हुए हैं उसको आपस में मैच करते हैं, तो ये कंट्रोल टोटल कहलाता है। जिसमें मैंने एक एग्जांपल दी है कि अकाउंटिंग जो है वो 100 एडमिशंस फॉर्म भर रहा है तो कंट्रोल टोटल 100 फॉर्म्स का कैलकुलेट होगा कैलकुलेटर से या एक्सेल वगैरह से, और फिर आप सिस्टम से आउटपुट जनरेट करेंगे और उनको आपस में मैच करके देख लेंगे वो सही है या नहीं है। इसी का छोटा भाई होता है बैच टोटल। कंट्रोल टोटल है लेकिन छोटे से बैचेस, बजाय इसके कि 2000 फॉर्म के बाद आप ये काम करो फिर ढूंढते रहें कि कहाँ गड़बड़ हुई थी, हर 100 फॉर्म बात कर लें, हर 50 फॉर्म बात कर लें। जब आपके 50 फॉर्म एंटर हुए, आपने एक दफ़ा एक बंदे ने बैठ के मैनुअली टोटल कर लिया, एक ने सिस्टम को देख लिया, मैच कर रहे हैं, चलो ठीक है यार ये एंटर सही हो गए, अब अगला वाला निकालते हैं। तो बैच टोटल कंट्रोल टोटल की तरह से होता है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क है। फिर आप कोडिंग के अंदर बात करते हैं। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है डेबिट क्रेडिट वो कोडिंग्स के थ्रू होता है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे वो कहें कि मुख्तार इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सप्लायर जो है वो डेबिट, एन कैश नाम का आइटम क्रेडिट। वो मुख्तार इलेक्ट्रॉनिक्स को एक कोड मिला हुआ होगा जो कि 72974 हो शायद, और एंटर करने वाला 72974 एंटर करके एंटर दबा दिया करेगा जिससे ऑटोमेटिकली मुख्तार इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट हो जाया करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग करनी होती है तो हर चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखते, वो हर एरिया के कोड्स बना देते हैं। जब आप कोड सिस्टम में तेज़ी से एंटर करते हैं ना तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आप एक ऐसा कोड एंटर कर दें जो सिस्टम में मौजूद ही नहीं, हो सकता है कि ऐसा सिस्टम कोड एंटर कर दें जो कि नॉन करंट एसेट का नहीं है, वो तो करंट एसेट का कोड है। हो सकता है आप एक ऐसा कोड एंटर कर दें जो एंटर करते हुए आपने उसके कोड की तरतीब आगे पीछे कर दी जिससे उसमें गड़बड़ आ गई। तो इसके लिए मुख्तलिफ कंट्रोल्स होते हैं। एक होता है रेंज चेक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की एरिया में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा सिस्टम उसमें रेंज चेक लगी होनी चाहिए कि कोड नंबर 1 से कोड नंबर 2000 के दरमियान का डाटा एंटर होगा।
फॉर एग्जांपल हम लोग कॉलेज स्टार्ट करते हैं और हम रोल नंबर 1 से शुरू करते हैं और हम कहते हैं कि जी हमारे पास सेशन में से कि 3000 एनरोलमेंट्स हैं और हम फॉर्म नंबर 1 से लेके फॉर्म नंबर 3000 तक भरेंगे, तो सिस्टम को हम बता दें कि हमारे पास जो टोटल फॉर्म्स हैं वो 1 से 3000 के दरमियान होने चाहिए। तो अब 2900 फॉर्म नंबर अगर गलती से किसी ने 9200 कर दिया तो सिस्टम एतराज करेगा, स्क्रीन प्रॉम्प्ट आ जाएगा, वो कहेंगे जी आपका एंटर किया हुआ जो फॉर्म है वो इस रेंज में नहीं है। तो आप कोड्स की रेंज बता देते हैं, नॉन करंट एसेट्स की ये रेंज है, करंट एसेट्स की ये रेंज है। तो अगर एक बंदे से गलती हो भी जाए और वो उस गलत सेगमेंट में उस कोड को एंटर करा तो वो कहेगा सॉरी एंटर्ड कोड रेलेवेंट नहीं है, हमारी रेंज से इसका ताल्लुक नहीं है। सेम गोज विद एग्जिस्टेंस। एक बच्चा हमें छोड़ के चला गया, तो हो सकता है कि गलती से कोई रोल नंबर उस बच्चे का एंटर कर दे और उस बच्चे की लेजर में एंट्री हो जाए जबकि बच्चा हमें छोड़ के जा चुका हुआ है। तो हम सिस्टम को बता दें कि ये रोल नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करता, ताकि अगर कोई गलती से भी कोई एंट्री कर दे उस बच्चे के नाम पे तो फौरन से स्क्रीन पे एक वार्निंग आ जाए और वो उसको मना कर दे। इसी तरह से अगर एक एंट्री दोबारा रिकॉर्ड हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक डेबिट क्रेडिट की एंट्री की थी, आपके पास आया, आपने मुख्तार इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट किया, क्रेडिट किया कैश को, अगला कागज उठाने से पहले आपने सोचा अरे यार ये एंट्री तो करना भूल गया, दोबारा कागज उठाया, दोबारा से मुख्तार को डेबिट किया और क्रेडिट किया। सिस्टम को जैसे ही एक डुप्लीकेट एंट्री नजर आई उसने फौरन से वार्निंग दे दी, भाई आपने सेम चीज दोबारा एंटर कर दी है, क्या ये दो अलग ट्रांजेक्शन है या गलती से आपने दोबारा कर दी है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स बेसिकली इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के वक्त के कंट्रोल्स हैं जो आपकी मुख्तलिफ इस तरह की गलतियों को होने से पहले रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आई? इसमें एक मशहूर ज़माना किस्म है चेक डिजिट। चेक डिजिट के अंदर बेसिकली एक मॉड्यूलस 11 चल रहा है जो हमारी किताब में एग्जांपल है। अगर एक रेगुलर क्लास होती तो हम बड़ा तसल्ली से इसके ऊपर बात करते। आप कोडिंग का एक सिस्टम इस तरह का डिफाइन कर लेते हैं जो कि मैथमेटिकली 11 पे डिवाइड हो रहा होता है। आपके जितने भी कोड हैं, आप जब अपने सिस्टम को कहते हैं कि हमने कोड रखने हैं तो सिस्टम आपको सारे कोड वो जनरेट करके देता है जिनको एक ख़ास तरीके से लिखें तो वो 11 पे डिवाइड हो रहे होते हैं। किस तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं? फॉर एग्जांपल एक कोड है 7291, तो यहां पे एक चेक डिजिट होना चाहिए जिसके बाद ये ग्रैंड टोटल 11 पे पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो होता ही है कि आप सिस्टम को पहले बताते हैं मेरा 7291 कोड है, पहली दफा आप सिस्टम को सारे कोड बताते हैं, सिस्टम कहता है मुझे सारे कोड दो, मैं आपको नए कोड जनरेट करके दे देता हूं। सिस्टम क्या करता है? इसको 1 से मल्टीप्लाई करता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है, इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 5 से, और अंदाजा लगाता है कि क्या जवाब निकलेगा। 7 5 बार 35, 2 4 बार 8, 9 3 बार 27, 1 2 बार 2, कितना जवाब निकला? जी जी इनको प्लस करें। 74 72, इसका जवाब निकला 72। हम कहते हैं कि कोड ऐसा होना चाहिए जिसकी ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 11 पे पूरा डिवाइड हो। तो यहां ऐसा क्या होना चाहिए? यहां 5 निकलना चाहिए ना, तो इसके लिए यहां 5 होना चाहिए। 5 होगा तो ये 72 जमा 5 77 हो जाएगा, 77 11 पे पूरा डिवाइड होता है। तो आपने सिस्टम को पहली दफा क्या किए, 4 डिजिट के कोड बताए और सिस्टम ने कहा खबरदार ये कोड जब भी लिखना है आपने इस चेक डिजिट के साथ लिखना है, ये चेक डिजिट इस कोड को महफूज रखेगा। अब क्या होगा, आपके पास जितने भी तरह के सिस्टम में कोड्स हैं उन सब के एंड पे डला हुआ होगा चेक डिजिट। तो जब भी आप एंटर करने लगेंगे और आपसे गलती से डिजिट्स आगे पीछे हुए, यानी इस वक्त आपका जो भी सिस्टम है ना, जो भी कोड है आप उसको सिस्टम में एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोड है 34673, ये कोड है। जैसे आप कोड को एंटर करेंगे वो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से और इसको 5 से। क्या बना? 15 16 18 14 3, टोटल 66 11 पे डिवाइड होता है, पूरा होता है। सिस्टम कहेगा शाबाश अच्छा कोड है। यानी जैसे ही आप ये कोड एंटर करेंगे सिस्टम पीछे अपनी अपनी मैथ चला के उसको सारा करने के बाद 11 पे डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड हो गया तो सिस्टम को आपके कोड पे कोई एतराज नहीं है। तो जब आप ये कोड लिखेंगे तो भी सिस्टम को एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी भी टाइम पे ये 9 और 1 को आगे पीछे कर दिया लिखते हुए गलती से, तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दो फिगर्स चेंज हो जाएंगी, जवाब चेंज हो जाएगा, 11 पे डिवाइड नहीं होगा।
91% चांस है कि वो 11 पे दोबारा डिवाइड नहीं होगा। इसमें 9% एरर मार्जिन भी है। तो चेक डिजिट एक ऐसा सिस्टम है जो आपके कोड की सीक्वेंस को महफूज करता है, क्योंकि दिस कैन हैपन कि अगर आप ये चेंज कर दें तो नया वाला कोड भी सिस्टम में मौजूद हो, लेकिन वो चेक डिजिट उसका डिफरेंट होगा। क्या चीज़? जो अकाउंटेंट है क्या उसको इतने कोड याद रहते हैं? ये डिपेंड करता है अकाउंटेंट एंट्री क्या कर रहा है। एक अकाउंटेंट जो सेल पे बैठा हुआ है उसका और कैश सेल पे बैठा हुआ है, तो हमेशा कैश डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगी, उसको कोड याद होता है। इवन ग्रोसरी स्टोर के ऊपर भी बैठे हुए लोग, जो आटा कॉमन चीज़ है, ऑयल कॉमन चीज़ है, उनको उसके कोड याद हुए होते हैं। और आज के दौर में फिर बार कोड रीडर्स और इन सारी चीज़ों से भी सारी एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में एक बंदा दिन में अगर कोई 500 एंट्रियाँ करता है तो उसे कोड याद होता है और उसका हाथ चला हुआ होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है वो टाइपिंग वाली साइड बड़ी कम इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनका हाथ चल रहा होता है, वो उसके ऊपर जो है ना वो उनका सेटिंग बनी हुई होती है। यानी कि पता नहीं तजर्बा कामयाब रहता है या नहीं। यहाँ लिखने से कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। यानी अकाउंटेंट का हाथ इस तरह से सेट हुआ वो होता है कि आप उसे कहते हैं 5,72,000, तो 5,72,000 लिख देता है सामने देखते हुए, पता नहीं वही लिखा है। वाह जी वाह, 5,72,000। मैं तो आपको देख रहा था, जादू हो गया। तो अगर मेरा हाथ आज तक इतना साफ है, सदियां गुजर गई वो अकाउंटिंग के काम किए हुए, तो जो अकाउंटेंट हर वक्त बैठ के वो काम कर रहा होता है तो वैसे ही होता है। उनके हाथ में एक चीज़ होती है, ठक 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 इस तरह से करके, और उनको सहूलत देने के लिए एक एक्स्ट्रा एंटर उनकी चीची उंगली के पास होता है। कीबोर्ड में एक ही एंटर एक्स्ट्रा यहाँ पे दे देते हैं, क्योंकि वो कोड डालते हैं, एंटर किया, अमाउंट डालते हैं, एंटर किया, अगला कोड डालते हैं, एंटर किया, अमाउंट डाली, एंटर की। तो वो सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि शायद वो कोई 20 एंट्रियां करने के बाद स्क्रीन की तरफ देखेंगे, हाथ में एक लिस्ट पकड़ी हुई है, ठक 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 करके एंट्री करते जा रहे हैं। शायद एक बंदा फॉर्म पकड़ेगा, बच्चे का रोल नंबर एंटर करेगा, फीस एंटर करेगा, चलो भाई अगला रोल नंबर एंटर करेगा, फीस एंटर करेगा, अगला रोल नंबर एंटर करेगा, फीस एंटर करेगा, खत्म कहानी। इसलिए स्क्रीन प्रॉम्प्ट आवाज के साथ आते हैं कि अगर वो कोई एरर करे तो ऐसा ना हो कि 20 एंट्रियां करने के बाद सामने देखे तो सामने स्क्रीन पे वार्निंग आई हुई थी कि भाई आपकी पहली एंट्री गलत हुई है। तो वो स्क्रीन वार्निंग 2 की आवाज के साथ आती है। उसका मकसद ये होता है कि इस बंदे को अचानक से जाग जाए कि ये क्या हुआ और किस तरह से हुआ है। जी जी, अगर 66 ना आता इसका मतलब क्या होता? अगर ये जवाब ऐसे ना होता और 11 पे डिवाइड ना होता तो सिस्टम आपको स्क्रीन वार्निंग दे देता कि आपका एंटर किया हुआ कोड गलत है। आप ध्यान से कोड को देखते और फिर उसको ध्यान से ऐड करते और सही हो जाता। क्योंकि हो क्या रहा है, जब इतनी तेजी से एंट्रियां होनी है और हर जगह आपका न्यूमेरिक कीपैड चलना है तो ट्रांसपोजिशन इज द एरर जो बार बार होगा। एक आध डिजिट एक्स्ट्रा दब जाया करेगा, तो रेंज का चेक, एग्जिस्टेंस का चेक, चेक डिजिट, ये सारा आपको इन गलतियों से बचाने की कोशिश करता है। जी सवाल इसमें कैसे आना चाहिए? मैं अगर एग्जामिनर बनूंगा तो मैं तो जरूर इस पे प्यारा सवाल बनाऊंगा, इसीलिए मुझे एग्जामिनर नहीं बनाते। तो अभी आईकैप के पास इतने मार्क्स ही नहीं है कि वो इन एरियाज की तरफ भी आए, लेकिन इन एरिया की तरफ आके मतलब दिस कैन हैपन कि आपको पेपर में एक सिनेरियो दे दिया जाए कि जी ये एक कंपनी है, वो चेक डिजिट बेस पे चलती है, तो अकाउंटेंट ने जो है वो 5 कोड आपके सामने लिस्ट डाउन किए हैं, बताएं इनमें से कौन सा कोड गलत है। तो आप उन सब पे फार्मूला लगा के कहेंगे ये वाला कोड जो है वो सही नहीं है। एक छोटा सा 2 नंबर का सवाल ये हो सकता है कि मॉड्यूलस 11 के अंदर रहते हुए ये कोड है, इस कोड का चेक डिजिट हमें निकाल के दे दें। और रटे वाला सवाल भी आ सकता है कि चेक डिजिट क्या है और क्या काम करता है। तो अभी वो इस तरफ नहीं आए हैं, मतलब कभी मूड बने, एग्जामिनर का मूड कभी भी चेंज हो जाता है। ऑडिट के किसी भी पेपर में अचानक से एक अनोखा सा सवाल आ जाता है, तो वो अनोखा सा सवाल कभी भी इधर आ सकता है। अगर कभी आपको पेपर में चेक डिजिट का इस तरह का सवाल नजर आए, आप समझ जाइएगा कि मैं एग्जामिनर बन चुका हूँ। तो हर एग्जामिनर का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, वो अपने तरीके से चलता है। बात समझ आई? कंट्रोल्स हमने समझे। कंट्रोल्स की लिमिटेशन पे बात करते हैं। क्या लिमिटेशन है कंट्रोल्स की? क्लूजन हो जाएगी, इनहेरेंट लिमिटेशन होगी, कंट्रोल बनाने वाले ही कंट्रोल तोड़ने के दर पे होंगे, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी सही से नहीं हो सकेगी।
फिर इदारों के पास बजट ही नहीं है इतना, कंट्रोल लगाने की कॉस्ट है, कैमरा लगाने की कॉस्ट है, रिकॉर्डिंग करने की कॉस्ट है। जो छोटा इदारा है वो बेचारा अपना प्रोडक्शन पे खर्चा लगाए या कंट्रोल्स पे खर्चा लगाए, तो कंट्रोल्स की कॉस्ट हाई होती है, कंट्रोल्स में कोलूजन हो जाती है। जो लोग नियतन बेमानी करते हैं, जो मर्जी कंट्रोल लगे हुए हो, उन्होंने वो कंट्रोल तोड़ देने होते हैं। तो कंट्रोल्स की अपनी कुछ लिमिटेशन है। हर ताले की चाबी उसी ताले में मौजूद होती है। ताला जिस कम्बिनेशन से खुलेगा, ताले को अगर हम फिजिकली किसी तरह से देख लें तो हमें वो कम्बिनेशन पता लग सकता है, और जो उस फील्ड के लोग हैं उन्हें और समझ लग सकता है। हर वो सिस्टम जिस पे पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड उस सिस्टम को जरूर पता होता है। मैं अक्सर कहता हूं कि फॉर एग्जांपल दरवाजे पे एक पासवर्ड लगा हुआ हो और दरवाजे पे एंटर होने वाले को कुछ डिजिट एंटर करने होते हो तो दरवाजा खुलेगा। तो जब वो डिजिट एंटर करता होगा तो वो डिजिट दरवाजे के अंदर के सिस्टम में जाके किसी जगह से तो देखते होंगे ना कि कौन से डिजिट एंटर होने चाहिए। तो एक अच्छा चोर एक अच्छे तरीके से अगर हैक कर ले दरवाजे को, तो दरवाजे के अंदर का पासवर्ड दरवाजे के अंदर छुपा हुआ होगा। तो हर सिस्टम का पासवर्ड लाजमी उसी सिस्टम के अंदर होगा। हर ताले की चाबी मौजूद होती है, और हर ताला बनाने वाला इंसान होता है, और इंसान बिक भी जाते हैं। तो कंट्रोल्स के अपने बड़े सारे मसलों मसाइल हैं। छोटी एंटिटीज़ के क्या मसले हैं? खर्चा नहीं है बेचारों के पास, पैसे नहीं है, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकते। अगर अपने सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, उसमें बग्स होंगे। मार्केट के बने बनाए सॉफ्टवेयर लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एंटर नहीं हो सकेंगी। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी इनके लिए। बंदे कम होंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। अब जब मैं आपको ये बता रहा था कि जी फ्रंट ऑफिस अलग होना चाहिए, कैशियर अलग होना चाहिए और एंट्री करने वाला अलग होना चाहिए, उस टाइम पे हमारा फ्रंट ऑफिसर ये तीनों काम कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे हम अभी ऑपरेट नहीं कर रहे, अभी हम छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम अगले सेशन के लिए वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर हमें इस टाइम पे, इस गैप टाइम में एक छोटा इदारा कंसिडर किया जाए, तो हमारे पास इस वक्त उतना बजट नहीं है और ना इतना वॉल्यूम है, क्योंकि हमने इस वक्त सिर्फ डेली एनरोलमेंट्स को एंटर करना है जो प्री एनरोलमेंट्स हैं। आगे जाके फिर हमारी एक अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम बनेगा, कैश का पूरा बनेगा सिस्टम। अभी कैश भी उतनी बड़ी अमाउंट में नहीं है, 2000 और इजाफी पेपर पे 1000, तो वो इस टाइम पे वो नीड नहीं है। तो छोटे इदारे कई दफ़ा ये सोचते हैं कि अभी हमें कंट्रोल पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी और चीज़ों पे काम कर लें, और एक टाइम आने पे हम कंट्रोल्स को देख रहे होंगे तो इंडिपेंडेंट पर्सन चेक एंड बैलेंस वाला भी नहीं होगा। अच्छा, बाकी सारे प्रॉब्लम होंगे लेकिन कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छी होगी छोटे इदारे में। सेठ खुद बैठा हुआ होगा और नॉर्मली गले पे खुद बैठा होगा, ठीक है। पैसे का निकलना और जाना जो है वो अपने हाथ में रखा होगा, ताकि वो एक पावरफुल चीज़ है उसको खराबी ना हो। डन। सिस्टम लॉग्स, एक छोटी सी हमारी चीज रह गई थी। सिस्टम लॉग क्या है? हर चीज का एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट की ट्रांजैक्शंस किस तरतीब में किस तरह से हुई थी उसको उस तरह से रिकॉर्ड किया जाए। टिपिकल एग्जांपल है यूजर के लॉगिन की डिटेल, लॉगिन की फेल्ड अटेम्प्ट्स, कौन कौन बंदा कब सिस्टम में एंटर हुआ था, क्या चेंजेस उसने की थी। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट का, जिसमें फ्लाइट के सारे रिकॉर्ड होते हैं कि फ्लाइट के साइड पे उड़ रही थी, क्या एयर प्रेशर था, फ्लाइट के अंदर कॉकपिट में क्या बातें चल रही थी, क्या हुआ था। तो जहाज़ के तबाह होने के बाद इस पुर्जे को रिकवर करके इसको डीकोड किया जाता है और इससे पता लग जाता है बहुत सारे फैक्ट्स के उस वक्त जहाज़ में क्या क्या वेरिएबल्स चल रहे थे। आपका कॉल लॉग, आपका व्हाट्सएप पे जो चैट लॉग है, आपका फेसबुक पे एक्टिविटीज़ का लॉग। तो लॉग बेसिकली एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें टाइम वाइज चीज़ें मौजूद हैं। जब हम एक ऑनलाइन सिस्टम की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिकल सिस्टम में तो क्या है, ये भाई साहब ने एंट्री की, उसके रजिस्टर में एंट्री है, फिर अगले भाई साहब ने एंट्री उठा के लेजर में डाली, उसके सिस्टम में उसके लेजर में एंट्री आ रही है, फिर एक बंदे ने लेजर का टोटल उठा के ट्रायल में डाला, एक ने ट्रायल से उठा के अकाउंट्स में डाला, 6 कागज़ बन गए। तो पता लग गया कि इस कागज़ इसमें क्या लिखा है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाएगी, एक ही सॉफ्टवेयर में लेजर में पोस्टिंग होगी, एक ही सॉफ्टवेयर ट्रायल में पोस्ट कर रहा होगा, उसी सॉफ्टवेयर में कोई एंट्री को चेंज कर रहा होगा, उसी सॉफ्टवेयर में कोई ट्रायल को चेंज कर रहा होगा। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, लॉग्स रिटेन रखता है। सारे लोगों के पास यूजर नेम पासवर्ड होता है, तो वो याद रखता है कि कब कौन सा यूजर लॉगिन हुआ था, कब किस यूजर ने क्या एक्टिविटी की थी और उसके बाद चीज़ें किस तरह से हुई थी। हम इस चैप्टर पे ज़रा ज़्यादा डेप्थ में से समझने की कोशिश करें कि चीज़ें क्या हैं। तो ये लॉग्स बने हुए होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ऑडिट करते हैं तो फिर आप वहाँ पे वॉक थ्रू टेस्टिंग करते हैं। यानी आपको ये पता है एंट्री से लेजर, लेजर से टोटल का ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया। तो आप क्या करेंगे, आपको 50 ट्रांजैक्शन उठाएंगे और उसको साथ साथ उस लॉग से मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉलेज में क्या होता है, फ्रंट ऑफिस ने एडमिशन प्रोसेस किया, फिर प्रिंसिपल के पास आया, प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज किया, फिर कोऑर्डिनेशन के पास गया, उन्होंने उसका सब्जेक्ट एलोकेट किया, फिर रूम वालों के पास गया, उन्होंने उसका रूम एलोकेट किया, 5 जगह एंट्री हो रही है।
अब आप उनसे पूछते हैं हाँ भाई आपके क्या कंट्रोल्स हैं, वो कहते हैं हमने लॉग्स बनाए हुए हैं और हमारा हर स्टेप अलग अलग तरीके से कंट्रोल हो रहा है। तो ऑडिटर उनसे क्या कहेगा, उनसे कहेगा जी मैं आपके सिस्टम का वॉक थ्रू टेस्ट करना चाहता हूँ। हम देखेंगे उनका ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल कहते हैं कदमों के निशान, कि हम समझेंगे कि हुआ क्या, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हम सारे इवेंट्स को एक एक करके रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर 50 ट्रांजैक्शन उठा के उसको टिक करते जाएंगे। एंट्री हुई थी, लेजर में गया था, टोटल लगा था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। ये बच्चे का एडमिशन है, सिस्टम एंट्री हुई थी, प्रिंसिपल ने ओके किया था, रूम एलोकेट हुआ था, कमरा एलोकेट, वो सब्जेक्ट एलोकेट हुआ था, फीस एलोकेट हुई थी, 5 काम हो गए, ऑडिट कंप्लीट। तो कंट्रोल्स को जब आप चेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो लॉग्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आप इन लॉग्स की बेस पे उन चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब चैप्टर 5 का एक टॉपिक आता है जिसको मैं चैप्टर 6 के साथ जोड़ता हूँ एक तरह से, सिस्टम की रिकॉर्डिंग किस तरह से हो। सिस्टम की रिकॉर्डिंग का एक बड़ा मशहूर तरीका है फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट का फ़ायदा उठाते हुए मैं चैप्टर 6 में एंटर होना चाहूँगा। तो ये एक ऐसा कट ऑफ टाइम आ गया कि जहाँ हमें ब्रेक की तरफ जाना है। कितनी देर की ब्रेक? 10 मिनट। 10 मिनट की ब्रेक के बाद इकट्ठे होते हैं क्योंकि अगली ब्रेक में खाने पीने वाले मामला आते हैं। ठीक है, आप लोग फर्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अकाउंटेंट का आईटी से बड़ा ज़्यादा ताल्लुक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आगे बढ़ के आईटी सीख ली, आईटी वालों ने अकाउंटिंग नहीं सीखी। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़े आईटी के इम्प्लीमेंटर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पूरा आईटी के सिस्टम इम्प्लीमेंट करके देते हैं, पूरा ओरेकल इम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा ईआरपी सिस्टम बना के देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि कौन के स्किल को कितना सीखना चाहता है। किताबों में तो तालीम होती है, बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम वो होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की होती, लेकिन उनको शौक़ होता है और वो शौक़ से सीखते सीखते आगे चले गए होते हैं। तो खैर, मतलब दामन वक्त में गुंजाइश होती तो हम थोड़ी सी और बात करते, सिस्टम की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। चैप्टर 5 में एक एरिया ये है कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ लिया, क्लाइंट से पूछा, क्लाइंट ने आपको बताया कि इस तरह से करके है। अब अगर क्लाइंट आपको बता रहा है तो आपने उसको याद नहीं रखना, आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। भाई क्लाइंट से पूछें तो क्लाइंट आपको तो बड़ी बहकी बहकी बातें करेगा। क्लाइंट से आप पूछेंगे जी मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपना बताओ, तो आपका सेल्स का क्या प्रोसेस है, तो वो कहते हैं जी आप याद नहीं रख सकेंगे। आप कहेंगे नहीं जी हमारी याददाश्त बड़ी तेज़ है, हम इस सिस्टम को याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वो जब आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है जी, फिर आप याद रखेंगे। सबसे पहले कस्टमर का ऑर्डर आता है, कस्टमर का ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पास आता है, सेल्स डिपार्टमेंट वाले वेरीफाई करते हैं कि कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है। फिर कस्टमर अगर वो जेन्युइन है और वो उनका रिपीट कस्टमर है तो वो उसको ऑर्डर भेज देते हैं क्रेडिट वालों को। क्रेडिट वाले देखते हैं कि इस कस्टमर का इससे पहले कोई बैलेंस वगैरह तो नहीं था, वो बैलेंस क्या प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। फिर वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई इसकी लिमिट ठीक है या नहीं। फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले उसका सेल्स ऑर्डर को अप्रूव कर देते हैं। जो अप्रूव सेल्स ऑर्डर है वो 5 डिपार्टमेंट में कॉपी भेज देते हैं। एक कॉपी सेल्स डिपार्टमेंट के पास आती है, वो कस्टमर को कंफर्म कर देता है, कस्टमर एक्नॉलेज कर देता है कि ये मेरा सेल्स ऑर्डर था, वही अप्रूव हो गया है। एक कॉपी जो वेयर हाउस वालों के पास होती है, वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं, उसको डब्बों में डालते हैं, उसके ऊपर पर्चियाँ वगैरह लगाते हैं और उठा के शिपिंग वालों के हवाले कर देते हैं। शिपिंग वालों के पास एक तीसरा सेल्स ऑर्डर था जो शिपिंग वाले उससे पकड़ के उसको शिप कर रहे होते हैं और क्लाइंट तक पहुंचाते हैं, और क्लाइंट जो है उसको देखता है कि क्या वो चीज़ एग्री करी नहीं करी। चौथा सेल्स ऑर्डर जो है वो रिसीवेबल वालों के पास था, वो उसका रिसीवेबल वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। 5वां सेल्स ऑर्डर जो है वो वहाँ पे सेल्स की रिकॉर्डिंग वालों के पास गया, उसकी सेल डे बुक को अपडेट कर देते हैं, सेल के रिकॉर्ड अप टू डेट कर लेते हैं और कस्टमर को एक इनवॉइस चली जाती है और उस इनवॉइस के मुताबिक सारा सिस्टम अपडेट हो जाता है। क्लाइंट बताता गया और आप सुनते गए, एक ख़ास टाइम तक आप सुन रहे थे और उसके बाद आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि जुमले कब ख़त्म हो। तो ये एक प्रॉब्लम है। जब आप सिस्टम किसी से समझते हैं तो सिस्टम इतने सीधे नहीं होते कि वो आपसे कहेंगे बस जाके फॉर्म जमा कराना है, रसीद जमा करानी है, ख़त्म कहानी। प्रोसेसेस में बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब आप एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझ रहे हैं तो दिस इज़ आइडियल कि आप उसको डॉक्यूमेंट करें। डॉक्यूमेंट करने के, सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के 3 मशहूर तरीके हैं, जिनमें से एक है नैरेटिव नोट्स एंड क्वेश्चनियर, एक है फ्लो चार्ट और एक होता है ICQ, ICEQ। नैरेटिव नोट्स वगैरह और क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट और क्वेश्चनियर। नैरेटिव नोट्स में क्या है, सिंपल इंग्लिश लिखी जाती है, पूरे के पूरे सिस्टम को आप प्लेन इंग्लिश में लिख रहे होते हैं और जो वो बताते गए आप लिखते गए अब चाहे 12 सफ़े बने चाहे 13 सफ़े बने, आप सबको प्लेन इंग्लिश में लिख लेते हैं।
फ़ायदा ये है कि ये सिंपल है रिकॉर्ड करना, कोई भी बंदा बगैर ट्रेनिंग के इसको रिकॉर्ड कर सकता है। नुकसान ये है कि बड़ा बोरिंग हो जाता है, 10-12 सफ़े पढ़ने के बाद एक सिस्टम समझ आए और ऊपर से कल को इसमें को अपडेट करनी पड़े, कोई एक डॉक्यूमेंट भी चेंज हुआ तो जगह जगह जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुआ वहाँ ब्लैंको लगा रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, उसका नाम लिख रहे होंगे। तो नैरेटिव नोट्स आसान है रिकॉर्ड करना, लेकिन मुश्किल है अपडेट करना और इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। दूसरा तरीका क्या होता है, आप फ्लो चार्ट की तरफ चले जाते हैं। फ्लो चार्ट में आप उसी प्रोसेस की एक डायग्राम बनाते हैं कि पहले चीज़ यहाँ आएगी, फिर यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, उसके साथ ये काम होगा, ये काम होगा। वो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है और एक सफ़े पे आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। आपको प्रोसेस पता हो तो उसका फ्लो चार्ट आप देख के ज़रा इंटरप्रेट बेहतर तरीके से कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोसेस ना पता हो तो उसका फ्लो चार्ट कई दफ़ा इतना एलेबोरेटिव नहीं होता। फिर नैरेटिव में आप हर चीज़ डिटेल से लिख सकते थे, फ्लो चार्ट में हर चीज़ डिटेल से नहीं लिख सकते क्योंकि आपने हर चीज़ डायग्राम्स में बनानी है। फिर फ्लो चार्ट बनाना आसान नहीं है, मुश्किल है, उसके लिए साइंस चाहिए। आप पूरा प्रोसेस समझेंगे, उसको मुख्तलिफ डायग्राम्स की फॉर्म में लेके आएंगे। तो पॉइंट इस के जो नैरेटिव्स हैं वो प्लेन इंग्लिश है, फ्लो चार्ट कुछ डायग्राम्स हैं जो चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हैं, और देन तीसरा तरीका है ICQ और ICEQ। ICQ और ICEQ पर आने से पहले मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करता हूँ। सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्क्रीन को गाइड करते हैं, या चलें स्क्रीन रहे भी तो आपको कौन सा समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, मेरे बताने भी समझ आएगा। तो ये मेरी राइटिंग का फ्लो चार्ट वाला मसला है, समझाएं तो समझ आती है वरना नहीं समझ आती। आप एक कॉलेज में गए और कॉलेज वालों ने आपसे कहा कि हाँ भाई आप आए हैं, क्या करने आए हैं? आपने कहा जी मैं एडमिशन लेने आया हूँ। उन्होंने आपको देखा, गौर से देखा, कहा चलें ठीक है आप क्लास में चले जाएं, हम याद रखेंगे आप कौन है। महीने बाद आपसे क्लास में आके पूछेंगे, अगर आपको क्लास मज़े की लग रही है तो आपसे पैसे मांग लेंगे। इस सारे प्रोसेस में आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ है? पता नहीं लगेगा, आप याद नहीं रहेंगे, आपकी उन्होंने तस्वीर नहीं खींची, तो क्या होना चाहिए था आइडियली? रिकॉर्ड मेंटेन। शुरू से लेकर एंड तक उन्हें क्या करना चाहिए था आपके जहन में? मैं किसी भी कॉलेज का जिक्र करूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई भी कॉलेज, फॉर्म फिल कराएं और फॉर्म के ऊपर चीज़ें नोट हो, बच्चे की पिक्चर ली जाए, डॉक्यूमेंट्स इशू हो, फीस एडवांस में ले लें, रिफंड की पॉलिसी बता दें, और कोर्स सेलेक्ट करें, कोर्स लिखने की ऑप्शन हो, वो कौन सा कोर्स ले रहा है। एक कार्ड इशू किया जाए जिसमें लिखा जाए इस बच्चे ने हमारे पास ये वाली चीज़ें पढ़ रहा है, उसको इनवॉइस दें, कौन सा बैच है, किस तरह से है, अगली इंस्टॉलमेंट्स की वर्किंग हो, ये सारी चीज़ें हों, और कौन से टीचर से पढ़ रहा है। अच्छा ये सब कुछ हो गया, फिर रिकवरी कैसे होगी? बच्चे ने पैसे दिए, आधे बाद में देगा, रिकवर जी। बाहर नुमाइंदा खड़ा हुआ हो, वो हर आने वाले बच्चे को कहे ज़रा चेक कराओ अपना वो कार्ड, अपना रोल नंबर, उसको चेक करें, हाँ जी आपका स्टेटस क्लियर, आपको जाने दे। बच्चों को मैसेजेस कर दिए जाएं जिनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, ऑनलाइन पोर्टल उनके बंद कर दिए जाएं कि जो जिनकी पैसे नहीं आए तो उनको ऑनलाइन एक्सेस ना दी जाए। मैंने आपको नहीं बताया कि मैं किस कॉलेज का जिक्र कर रहा हूँ, तो आपने ये भाई ने किसी और कॉलेज का प्रोसेस बताया, इन्होंने किसी और का, इन्होंने किसी और का, लेकिन आप सब एक जैसी बातें कर रहे थे, क्यों? टिपिकली यही तो होता है। तो टिपिकली अगर कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस हमेशा इसी तरीके से चलता है, जो मर्जी कॉलेज हो, तो टिपिकली सेल्स भी एक ही तरह से रिकॉर्ड होती होगी। टिपिकली लैब की सिक्योरिटी के भी एक जैसे तरह के प्रोसीजर होते होंगे। तो बजाय इसके कि मैं क्लाइंट से पूछूं आप अपना सिस्टम मुझे बताओ और मैं डॉक्यूमेंट करूं, व्हाई नॉट कि मैं एक बनाया उस तरह का सिस्टम आइडियल पहले से रिकॉर्ड करके पहुंच जाऊं। ICQ और ICEQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, इंटरनल कंट्रोल एवेल्यूएशन क्वेश्चनर। हमारे पास कुछ सवालनामे मौजूद हो और हम क्लाइंट के पास आके कहें कि हाँ भाई, हम उनके पास आए, हमने कहा आप एडमिशन फॉर्म फिल कराते हैं, हाँ जी टिक लगा दिया, कैश इनवॉइस देते हैं, यस, उसे कार्ड क्रिएट करके देते हैं, उन्होंने कहा नो, रिकवरी की शीट, यस, डोर की एंट्री पे मैनुअल बंदा खड़ा होता है, यस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, नो, सब्जेक्ट वाइज डिटेल, यस, कोऑर्डिनेट करते हैं हेड ऑफिस वालों के साथ, नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आइडियल सिस्टम उठाया,
नेट पे सर्च कर लिया कॉलेज में एडमिशन के ICQs के हैं, उन्होंने जनाब कोई 100 सवाल दे दिए, उन 100 सवालों में से अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक 30-40 सवाल साइड पे करके 60 सवाल लेके पहुंच गया मैनेजमेंट के एक बंदे के पास और बैठ के कहा मैं बोलता जाऊंगा, आपने हाँ ना में जवाब देते जाना है। वो बोलता कि हम यस नो पे टिक लगाते गए, एक नहीं 3-4 अलग अलग बंदों के पास बैठे और सबसे यस नो टिक करा लिए, जिनके मैच नहीं कर रहे उस पर देख लिया कि कौन सच बोल रहा और कौन नहीं बोल रहा। तो आपको सिस्टम लिखना नहीं पड़ा, इसको फिल्टर कर लें, जिस पे यस लिखा हुआ है वो आपका सिस्टम बन गया। एडमिशन फॉर्म फिल होता है, कैश इनवॉइस दी जाती है, रिकवरी शीट बनती है, मैनुअल डोर पे बंदा देख रहा होता है, सब्जेक्ट वाइज डिटेल एंटर की जाती है। और जो नो लिखा हुआ है इसका मतलब है ये कंट्रोल, इंटरनेट पे मौजूद एक शीट ने मुझे बताया कि कंट्रोल होना चाहिए और ये इस कंट्रोल को नहीं रख रहे। इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन में मुझे 3 वीकनेस नजर आई। ये तो मैं उठा के डाल दूं मैनेजमेंट लेटर में और जो सिस्टम बन गया। अभी 5 बातें हैं, ये 5 बातें इन्होंने कहा है कि एग्जिस्ट करती हैं। अभी ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं है, मैं एक सवाल के फर्दर छोटे छोटे सवाल बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म फिल होता है, अब एडमिशन फॉर्म के अंदर तो छोटी छोटी और बातें, अगर मैं पहले ही दिन छोटे छोटे सवाल बना रहा होता और 250 सवाल पूछता हूं तो तंग आ जाता है। तब हम क्या करेंगे, हर सवाल के अंदर से 5-6 सवाल और निकालेंगे छोटे छोटे से। क्या स्टूडेंट का नाम लिखते हैं? यस। क्या रोल नंबर लिखते हैं? यस। क्या फी की डिटेल लिखते हैं? नहीं। क्या सब्जेक्ट पे टिक लगता है? हाँ। क्या साइन होते हैं स्टूडेंट के? यस। एक और नो मिल गया हमें, फीस नहीं लिखी जाती फॉर्म पे। मैनेजमेंट लेटर में डाल दें कि एक अहम चीज़ जो कि फॉर्म पे होनी चाहिए, फीस की डिटेल, वो आप पहले से एग्री नहीं करते, ये उसका नुकसान है और हमारी सजेशन ये है कि फीस का वहाँ पे खाना होना चाहिए। अब क्या हुआ, आपने कुछ टिक लगाए और सिस्टम डॉक्यूमेंट हो गया सारा। सिस्टम के मेन एलिमेंट्स भी डॉक्यूमेंट हो गए और किसी मेन एलिमेंट के अंदर के छोटे एलिमेंट्स भी डॉक्यूमेंट हो गया। मेरे लिए वॉक थ्रू टेस्ट करना कितना आसान है। मैंने 50 बच्चे उठाए, 50 बच्चों पे ये चेक किया कि उनका एडमिशन फॉर्म फिल हुआ था, उनका कैश रिसीव हुआ था, उनकी रिकवरी की शीट में एंट्री आ रही है, दरवाजे पे बंदे ने कहीं उस बच्चे के नाम पे किसी टाइम पे टिक लगाए हैं, सब्जेक्ट वाइज डिटेल आ रही है। फिर मैंने उन 50 बच्चों के फॉर्म उठाए और देखा क्या नेम मेंशन था, रोल नंबर मेंशन था। वो कहते हैं होते और असल में नहीं होता। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस नहीं है। याद है 2 बातें थी, डिजाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, इंप्लीमेंटेशन कैसी है। तो ICQ बनाने से आपको उनका डिजाइन समझ आ जाता है और फिर उसके साथ वॉक थ्रू टेस्टिंग करने से आप उसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसका मतलब है एक ही डॉक्यूमेंट सिस्टम को रिकॉर्ड भी करता है और सिस्टम के कंट्रोल्स को भी चेक कर देता है। और ये वो डॉक्यूमेंट है जो सबसे कम दिक्कत से बन रहा है। नैरेटिव में सारी इंग्लिश लिखनी थी, फ्लो चार्ट में बड़ा टेक्निकल था, एक फ्लो चार्ट सोच के बनाना था, क्या डायग्राम किसको किससे कनेक्ट करें। इधर आपने बने बनाए सवाल पकड़े, गैर जरूरी साइड पे उठाए और बस टिक क्रॉस करते चले गए। सिस्टम की वीकनेस भी पता लग गई। बजाय इसके कि वरना क्या होता, नैरेटिव में मुझे सिस्टम बताते, मैं पूरा सिस्टम बनाने के बाद गौर से सोचता क्या नहीं हो रहा। इसमें ठक करके पता लग गया क्या नहीं हो रहा और जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह से रिकवरी की शीट होती है, हाँ जी, उसके छोटे छोटे सवाल, क्या वो फुली अपडेटेड होती है, क्या उस पर रोल नंबर आता है, क्या उसमें पिक ऑफ स्टूडेंट आता है। रिकवरी की शीट वाला बंदा बाहर खड़ा हुआ है कि हाँ भाई आपका क्या रोल नंबर है, आपको पता है कि आपका दोस्त आज छुट्टी पे है और उसने फीस पूरी जमा कराई हुई है, आपने उसका रोल नंबर बताया, कमरे में चले गए। कितना मजा है कि रिकवरी की शीट पर तस्वीर भी डली हुई हो। क्या आप कहें मेरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक अब्दुल कुद्दूस बेकरारवी है, तो कहें भाईजान तस्वीर, आप तो बड़े पतले हुआ करते थे, ये अचानक से आप जो है इतने मोटे कैसे हो गए। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक को कहते हैं ICQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। ये आइडियल कंट्रोल्स लिस्ट डाउन करता है एंड द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर गुड इंफॉर्मेशन, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और देन होता है ICEQ, ये इंटरनल कंट्रोल एवेल्युएशन क्वेश्चनियर, क्या इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है और वो डिजाइन है। तो इसमें थोड़ा से और छोटे सवाल होते हैं, थोड़े से और टू द पॉइंट सवाल होते हैं, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आप ICQ से काम चला लें, हो सकता है कुछ जगह आप ICEQ भी इस्तेमाल करें। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट मिलके एक बड़ी अच्छी एश्योरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। सिस्टम को रिकॉर्ड करने का तरीका, क्वेश्चनियर, क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, यस या नो में जवाब होगा। यस का मतलब है स्ट्रेंथ है, नो का मतलब है वीकनेस, ऐसे होगा। आप आइडियली क्या करते हैं, हर साल पिछले साल का ICQ उठाते हैं, उस साल में देखते हैं कोई चेंज तो नहीं आई, उसको अपडेट करके और क्लाइंट के पास दोबारा वो सवाल लेके पहुंच जाते हैं ताकि देख सकें कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई।
ICEQ जो है वो टिपिकली एक छोटा और स्मॉल नंबर ऑफ की कंट्रोल क्वेश्चन हैं जो वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं एक सिस्टम में। ICQ में ऑडिटर इज लुकिंग फॉर गुड न्यूज़ कि कंट्रोल क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं। ICEQ में जो कंट्रोल एग्जिस्ट करता है आप उसमें प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्म तो भरते हैं लेकिन फीस नहीं रिकॉर्ड होती, तो इसमें हम गुड न्यूज़ ढूंढ रहे होते हैं, इसमें हम बैड न्यूज़ दे रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ICEQ टिपिकली शॉर्टर डॉक्यूमेंट बनाता है, छोटे छोटे से कई डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। तो दोनों का अपना अपना पर्पस है, आप इन दोनों की मिक्सिंग यूज करते हैं सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए। डन हो गया। यहां से चैप्टर 6 तेजी से कनेक्ट होगा इसके साथ। जो हमने अप्रोच समझी है, ये भाई साहब याद है फलयूद रसफ्यू की, जिन्होंने मछलियों वाले भाई साहब जिन्होंने आपको सब्सटैंटिव प्रोसीजर में अजियत दी थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी ये भाई अजियत देने वाले हैं। अगेन इन भाई की क्या अप्रोच थी, कौम को मछलियां नहीं देनी, मछलियां पकड़ने का तरीका सिखाना है। तो रादर देन कि मैं आपको लंबी चौड़े से प्रोसीजर्स दे दूं कि जी आप इनको रट्टा मारें, ये कंट्रोल्स हैं, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, ये रिस्क हैं, हम उस अप्रोच पे बात करें जिस अप्रोच से ये वाली बात होती है। अब अगेन सब्सटैंटिव प्रोसीजर थोड़ी सी आसान चीज़ है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिस्टम का पता होना चाहिए। आपको पता है इस चैप्टर में दो तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, ये एक मिक्स चैप्टर है। या प्योर रट्टे वाले सवाल आएंगे, वो कहेंगे इस एरिया के कंट्रोल्स बता दो, या प्योर लॉजिकल सवाल आएगा, वो एक सिचुएशन देंगे और सिचुएशन के मुताबिक आपसे गलती निकालने का कहेंगे। तो अगेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल में नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड दोनों तरह के सवाल आ सकते हैं। एक सवाल आ सकता है कि लिस्ट डाउन द कंट्रोल्स, और एक सवाल आ सकता है सिनेरियो या सिचुएशन। मैं एक सवाल देने की कोशिश करता हूं, मैं आप में से किसी से कहता हूं कि बताएं कॉलेज में एडमिशन के वक्त के क्या आइडियल, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए। आप मुझे बता देंगे, अभी बताया आप लोगों ने, फॉर्म होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक बच्चे का इस तरह से एडमिशन हुआ, उसकी तस्वीर भी नहीं खींची और महीने बाद उसे कहा कि हम याद रखेंगे तुम कौन हो, तो मैंने जब ये बताया तो आपने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये गलत सिस्टम है। आपने क्यों कहा ये गलत सिस्टम है, वीक है? ये आपको कैसे पता लगा ये सिस्टम वीक है? आपने एक अच्छा सिस्टम देखा हुआ है, आपने एक बेस्ट सिस्टम देखा हुआ है, आपको पता है अच्छे सिस्टम में ये 15 चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपको अच्छे सिस्टम की 15 चीज़ें पता है तो आपको कोई भी सिनेरियो दिया जाए आप ढूंढ लेंगे उसमें गलती। सेम गोज विद इन्वेंट्री की काउंटिंग के प्रोसीजर्स याद है, इन्वेंट्री के काउंटिंग के वक्त की कुछ एहतियातें याद हैं। मैं आपसे कहूँ लिस्ट डाउन इन्वेंट्री काउंटिंग के वक्त क्या क्या एहतियात ज़रूरी है, तो आप कहेंगे निशान लगा देने चाहिए, लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, स्टोर वाले लोग इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, अमाउंट पहले से ना लिखी हुई हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो। आप क्या करेंगे, वो जो हमने बेस्ट सिस्टम देखा था इन्वेंट्री काउंटिंग में, आप वो बता देंगे। मैं सवाल चेंज करूं, मैं आपसे कहूं एक जगह इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए लोग गए, वहां पे ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, आप कहेंगे वो सर बहुत ही अजीब सा हो रहा है। 2 सवाल देखे आपने पास पेपर में भी, आप फौरन से कह देते हैं ये ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। कैसे कह देते हैं आप ये सब? क्योंकि आपको एक बेस्ट सिस्टम पता होता है। तो टेक्निकली यही तो 2 तरह के सवाल हैं, लिस्ट डाउन द कंट्रोल्स या सिनेरियो। तो जब आपको कॉलेज में एडमिशन के आइडियल कंट्रोल्स पता है तो अब मैं आपसे कंट्रोल पूछूं तो भी बता देंगे, और सिचुएशन देके कहूं गलती बताओ तो भी बता देंगे। आपको इन्वेंट्री काउंटिंग के आइडियल कंट्रोल्स पता है तो आप कंट्रोल्स भी बता देंगे, और मैं सिचुएशन दूंगा गलती भी निकाल देंगे। तो यही 2 सवाल तो आते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में। तो अगर आपको सेल्स के आइडियल कंट्रोल्स पता हो, परचेज के आइडियल कंट्रोल्स पता हो, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। आपसे लिस्ट डाउन करवाएं तो भी आप बता दें, दूसरी तरीके से भी। अब आइडियल कंट्रोल्स को क्या करें, रट्टा मार लें? रट्टा तो आप मारते ही रहे हैं, फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा, कुछ तो मुनफरद चीज़ हो। मैं आपको सेल्स का सिस्टम फ्लो चार्ट पे पूरा समझाने की कोशिश करूं। वो जो भी हमने थोड़े पहले ज़बानी बात की है उसको हम एक डायग्राम में देखें। अगर डायग्राम का इमेज आपके जहन में रह जाता है तो उससे क्या होगा, आपको कंट्रोल का सिस्टम दिमाग में कैप्चर हुआ होगा। पेपर में वो आपको सिनेरियो देंगे कि जी ये बताओ ये क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे ओहो अस्तगफिरुल्लाह ये तो बहुत गलत हो रहा है, और कहेंगे ज़रा बताओ आइडियल सिस्टम क्या है, तो आप अपने जहन में फ्लो चार्ट को याद करके बता देंगे। अब अगेन यहाँ थोड़ा सा ज़रा दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो मैं अपने यूज़र्स पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा भी नहीं करता
कैसा ना हो कि मैं कहूँ जी आप तो ज़बरदस्त हैं, चैंपियन है, आग लगा देंगे, और उसके बाद आप फ्लो चार्ट देख के सोच रहे हो पता नहीं आग कौन से कोने से लगानी है यहाँ पे। तो मैंने उसके नीचे नैरेटिव्स भी दे दी हैं अपनी किताब में, और पता नहीं किताब की सॉफ्ट कॉपी का लिंक ग्रुप में शेयर हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आप में से कोई मैसेज ही लिख दे कि जी काइंडली किताब की सॉफ्ट कॉपी का लिंक शेयर कर दें, तो वो लिंक शेयर कर देंगे। वो तो आपका ग्रुप है, जैसे मर्जी उसे खेलें। वो एडमिन ओनली तो नहीं ना हुआ, ठीक है। तो उसमें आप मैसेज लिख दीजिएगा कि जी वो किताब की सॉफ्ट कॉपी का लिंक। तो ये बहुत सारी स्लाइड जिस जगह से उठी हुई हैं, जिस किताब से, वो सॉफ्ट कॉपी में, तो आप कम से कम चंद टेबल्स वगैरह देख सकेंगे। तो मैंने क्या किया, किताब में 3 कंट्रोल्स के सिस्टम जो ज़्यादा जिधर से सिनेरियो बनते हैं, जो 3, 4, 5 मेन सिस्टम होते हैं। एक सेल्स का सिस्टम होता है, इदारे का सबसे बड़ा पैसा सेल्स में इन्वॉल्व होता है। एक परचेजेस का सिस्टम होता है, आउटफ्लो में सबसे बड़ा आउटफ्लो परचेजेस होता है। फिर दूसरा बड़ा आउटफ्लो होता है आपकी पेरोल। फिर इन्वेंट्री का निज़ाम होता है, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग हमने देखी हुई है। इन्वेंट्री का आना परचेज के सिस्टम में और इन्वेंट्री का जाना सेल्स के सिस्टम में, तो इन्वेंट्री को इग्नोर कर देते हैं। फिर आ जाता है आपका कैश एंड बैंक का सिस्टम। कैश एंड बैंक का सिस्टम का कोई प्रोसेस नहीं है, उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप एक दफ़ा किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ भाई चीज़ें क्या हैं। तो टेक्निकली इस वक्त हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है 3 कंट्रोल्स को समझना, 3 सिस्टम, सेल्स, परचेज, पेरोल। सेल्स सिस्टम, एक छोटा सा फ्लो चार्ट। आप कहेंगे सर रहने दें, हम रट्टा मार लेंगे, आपने जो है ना आखिरी वैरायटी करा दी है। लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि वो चीज़ जो आपने ज़बानी सुनी हुई है, जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस पर ज़रा फोकस रखना है। ये कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। फ्लो चार्ट में ना एक स्टार्ट बताना पड़ता है ताकि पता लग जाए कि इतने फ्लो चार्ट को हमने पढ़ना किस तरह से है। ऊपर बने हुए हैं डिपार्टमेंट्स, क्रेडिट डिपार्टमेंट, ये आपके क्रेडिट लिमिट वाले, जनरल लेजर वाला डिपार्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल वाले, इन्वेंट्री कंट्रोल वाले, बिलिंग वाले, शिपिंग वाले, वेयर हाउस वाले, सेल्स वाले और कस्टमर। तो कस्टमर ने एक ऑर्डर दिया सेल्स वालों को, सेल्स वालों ने वो ऑर्डर देखा और देखा कि क्या वो कस्टमर उनका है या नहीं। अगर उनका कस्टमर है, बस इतना वेरीफाई करना है कि उनका कस्टमर है नहीं। अगर नया बंदा है तो देखेंगे कि नया बंदा कौन सा है, अप्रूव्ड है या नहीं है, इसको होना चाहिए या नहीं। सेल्स ऑर्डर उठा के उन्होंने भेज दिया क्रेडिट वालों को। क्रेडिट वाले ये देखेंगे कि क्या ये सेल्स ऑर्डर सही है, क्या इस बंदे की लिमिट तो नहीं एक्सपायर हुई हुई, इस बंदे को हम साल में 2 लाख तक का क्रेडिट देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने 1.5 लाख का ऑलरेडी सामान लिया हुआ है, क्या इस बंदे ने पास में कोई बैड डेट तो नहीं किया, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ये ऐसी है जैसे एक बच्चा आके कहे कि मैंने एडमिशन कराना है, तो कॉलेज वाले कहें भाई आप तो पहले ही इतने डिफॉल्ट में हो, पिछली दफा के पैसे लेके भागे हुए हो। तो जो कस्टमर आया है, कस्टमर को इन्होंने क्रेडिट वेरिफिकेशन की। जब उन्होंने वेरिफिकेशन की कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसको हम क्रेडिट में माल दे सकते हैं, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। अप्रूव की 5 कॉपियां 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहुंची। ये वाली कॉपी अप्रूव सेल्स ऑर्डर की यहां पहुंची। सेल्स वालों ने देखा कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया था क्या वो अप्रूव होकर वही आया है, और एक्नॉलेज कर दिया कस्टमर को, उसको कह दिया कि भाई वो आपका सेल्स ऑर्डर अप्रूव हो गया, ये ऑर्डर अप्रूव हुआ है। कस्टमर देख लेगा कि जो उसने ऑर्डर किया था और जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिली है वो सेम है। इस दौरान वेयर हाउस वाले, जहां पे गोदाम में माल पड़ा था, उनको क्रेडिट वालों ने कहा ये ओके हो गया है, ऑथराइज करके भेज दिया। कस्टडी थी इनके पास, इन्होंने सामान उठा के, कस्टमर का जो भी ऑर्डर पे सामान लिखा था, सामान उठा के डब्बे में डाला, डब्बे को बंद किया, डब्बे के पास पैकिंग स्लिप लगा दी कि इस डब्बे में फलाना फलाना आइटम इतनी इतनी क्वांटिटी में, और ये डब्बा उठा के हवाले कर दिया शिपिंग वालों के। शिपिंग वालों ने देखना है कि जो उनके पास सेल्स ऑर्डर की कॉपी आई हुई है वो, और जो सामान है वो, और जो उसकी पैकिंग स्लिप है, क्या आपस में मैच करते हैं, आपस में मैच करते हैं, वो उसको उठा के डिलीवर कर देंगे। जब डिलीवर कर देंगे तो उनको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा TCS का ट्रैकिंग नंबर, या उनको बिल्टी मिल जाएगी अगर वो ट्रेन से भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट नोट मिल जाएगा अगर वो ट्रक से भेज रहे हैं, अगर वो बहरी जहाज से भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा, हवाई जहाज से भेज रहे हैं तो एयरवे बिल मिल जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जो एविडेंस कर रहा होगा कि आपने सामान भेज दिया। डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, उस पर वो सब लिखा होना चाहिए जो उन्होंने भेजा है। ये सामान अलॉन्ग विद ये डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास पहुंचेगा। कस्टमर देखेगा सामान और पैकिंग स्लिप और ये डॉक्यूमेंट क्या मैच करते हैं उसी ऑर्डर के साथ जो उसने किया था। असूलन यहाँ एक और कंट्रोल होना चाहिए कि वो कंफर्म कर दे सेल्स वालों को कि हाँ भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया और बिल्कुल सब सही है। मीनवाइल अब पैकिंग स्लिप
जब कस्टमर को गया माल तो बिल ऑफ लेडिंग और पैकिंग स्लिप इसकी पहुंच गई बिलिंग डिपार्टमेंट के पास। बिलिंग डिपार्टमेंट को आपने बता दिया कि इस कस्टमर को हमने इतना इतना माल रवाना कर दिया। उसने वो माल देखा, अप्रूव सेल्स ऑर्डर देखा, आपस में इनवॉइस जनरेट कर दी। इनवॉइस की 3 कॉपियां, एक कॉपी सेल्स वालों को भेज दी कि हमने ये कस्टमर को माल दे दिया, उन्होंने अपनी सेल्स ऑर्डर फाइल अपडेट कर दी कि ये जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर था ये फाइनली हमारी तरफ से क्लोज हो गया और इसकी रसीद भी जनरेट हो गई। दूसरी रसीद चली गई कस्टमर को, कस्टमर ने मैच कर लिया कि जो माल आया था, जो रसीद और जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपस में मैच कर रहे हैं। रसीद की तीसरी कॉपी पहुंची अकाउंट रिसीवेबल वालों के पास, उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल इंडिविजुअल जो डेटर है उसको डेबिट कर दिया कि हाँ भाई अब इस बंदे के इस तरह से। और डेली जितनी भी इनवॉइसेस की हैं वो समरी वो भेज दी जीएल वालों को, जीएल वालों ने ओवरऑल सेल जो है उनको अपडेट कर दिया। डाटा लेजर कंट्रोल अकाउंट में टोटल डाटास भी आ गए उस दिन के, और सेल्स जो टोटल है वो सेल्स के अकाउंट में चली गई। इन दोनों की एक रिकंसिलिएशन भी होती है, इंडिविजुअल सब्सिडरी लेजर और टोटल कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन, वो रिकंसिलिएशन होगी। अब इस एक प्रोसेस में हुआ क्या, कस्टमर ने जितना ऑर्डर दिया उससे ज़्यादा कम अप्रूव नहीं हुआ। उस कस्टमर को माल दिया गया जो वाकई कस्टमर था, उस कस्टमर को माल दिया गया जिसने पैसे दिए हुए थे, जो डिफ़ॉल्ट नहीं था। वेयर हाउस वालों ने उतना ही माल बाहर निकाला जितना ऑथराइज था, शिपिंग वालों ने उतना ही भेजा जितना था। अब भाई वेयर हाउस वालों के पास ऑर्डर आता, एक चीज़ जेब में डाल लेते और 4 डब्बे में डाल देते, तो शिपिंग वाले इनकार कर देते। शिपिंग वाले कहते जो कागज़ पे लिखा उसके मुताबिक होगा। शिपिंग वाले रास्ते में कोई चीज़ डंडी मार देते, जाते जाते रास्ते में से कोई चीज़ निकाल लेते, तो कस्टमर कहता मेरे पास चीज़ पूरी नहीं पहुंची, तस्वीर खींच के भेज देता। और फिर दरमियान में फिर टीसीएस वालों से पूछते, टीसीएस वाले कहते जी एट द टाइम ऑफ बुकिंग ये 4 चीज़ें बुक हुई थी, 5वीं तो बुक ही नहीं हुई थी। अगर आप गौर से देखें तो जगह जगह छोटे छोटे से बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेज हैं। इनवॉइस तब तक ना रिकॉर्ड हो जब तक के सेल कंफर्म ना हो गई हो। जब सारा कुछ होने के बाद इनवॉइस जनरेट हो गई तो आपकी वो जो रेवेन्यू रिकग्निशन की जो सारी कंडीशंस हैं वो पूरी हो गई। इनवॉइस वालों ने जनाब उसकी इनवॉइस की रिकॉर्डिंग कर ली। इन्वेंट्री वालों ने पैकिंग स्लिप मिलने पे अपनी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स भी अपडेट कर लिए। तो इसका मतलब है कि सेल्स के सिस्टम में क्या क्या फियर हो सकते थे। ये कंट्रोल्स किन फियर्स को कवर कर रहे हैं? क्या क्या फियर था? जेन्युइन कस्टमर ना हो, क्रेडिट लिमिट का मसला ना हो, ज़्यादा क्वांटिटी ना चली जाए, कम क्वांटिटी ना चली जाए, जो ऑर्डर किया है वही जाना चाहिए, स्टॉक में से जाना चाहिए, ऑथराइजेशन हो कस्टमर की तरफ से, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट, रिकॉर्डिंग्स सही हो या ना हो इसका खतरा, इनवॉइसेस गलत ना जनरेट हो जाएं, डुप्लीकेट ना जनरेट हो जाएं, अंडर या ओवर इनवॉइस ना हो जाए, और क्या खतरा जी, कैश की रिकवरेबिलिटी, बगैर रिसीवेबल रिकॉर्ड, रिसीवेबल की रिकॉर्डिंग मिस ना हो जाए, जो ऑर्डर किया वही आए। तो इसका मतलब ये है कि आपको रिस्क समझ आ गए। मैं तो रिस्क बताए नहीं थे, मैं तो आपको कंट्रोल्स बताए थे। कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? रिस्क कवर करने के लिए। तो कंट्रोल से एक स्टेप पीछे है रिस्क। आपसे अगर कोई पूछे सिस्टम के रिस्क बताओ, तो आपको जब कंट्रोल्स पता है तो वो क्यों लगाए गए हैं वो रीज़न लिख दें, वो रिस्क है। और अगर कोई कहे कि इसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बताओ, तो आपने माथा चूम लेना एग्जामिनर का कि तुमने आसान सवाल पूछ लिया। कंट्रोल्स मुश्किल सवाल है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुश्किल सवाल नहीं है। कंट्रोल ये है कि बच्चे के फॉर्म पे फीस होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल पता है क्या है? चेक करो कि फॉर्म पे फीस आ रही है नहीं आ रही। कंट्रोल ये है कि ताला लगा होना चाहिए। चेक करो, ऑब्जर्व करो, वेरीफाई करो, कंफर्म करो कि ताला लगा हुआ है या नहीं। तो अगर आपको ये आइडियल कंट्रोल्स पता हो तो अब आईकैप आपसे रिस्क पूछ ले, आपसे कंट्रोल्स पूछ ले, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछ ले, आप बता सकते हैं। सब कुछ ना हो, आपको एक सिस्टम बता दे, वो आपसे कहे कि जी फलाना 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 ऐसे इस तरह से करके होता था और बताओ उसमें क्या सही क्या गलत हुआ है। आईकैप की प्रैक्टिस किट में एक एग्जांपल दी हुई है, ज़रा ये एग्जांपल देखें। वक्त में गुंजाइश कम है लेकिन थोड़ा सा हम कर सकते हैं। जल्दी से ज़रा एग्जांपल पढ़ें। नज़र नहीं आ रही। हाँ, असल में इस एग्जांपल को मैंने उतना जूम आउट नहीं किया हुआ था, लाइटिंग की वजह से भी कुछ बेहतर हुआ।
कुछ मसले तो नहीं नज़र आ रहे? कितने मसले नज़र आ रहे हैं? बहुत सारे। फॉर एग्जांपल एक क्लर्क है, वही सारी चीज़ें एंटर कर रहा है, उसे कॉल आ रही है जिसका कोई ट्रैक नहीं है, बंदे की आइडेंटिटी नहीं है, कौन कस्टमर है, कस्टमर का कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है, उसकी लिमिट पे कोई गौर नहीं कर रहा, पैसे इतने महीने 1 महीने बाद मिल रहे हैं, उस टाइम पे पता नहीं पैसे दे ना दे, स्पेसिफाइड नहीं है कि किस तरह से होगा, क्रेडिट लिमिट जो है वो उसके बारे में नहीं देखा गया। जी, अमाउंट जो रिसीव हो रही है उसको वो करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बताया। और इन्वेंट्री का कंट्रोल का सिस्टम नहीं, इन्वेंट्री कैसे अपडेट होनी है, किस तरह से होनी है, कोई नहीं पता। कॉल पे ऑर्डर ले रहा है और उस सिस्टम में डाल रहा है, अब सिस्टम को क्या पता किसकी का वो है, कस्टमर बाद में मुकर जाए तो। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, माल किसको दिया, किसने भेजाना है, क्या वो करना है, कौन इनवॉइस जनरेट करेगा, किस तरह से होगा, वो चेक ही नहीं कर रहा कि इन्वेंट्री मौजूद भी है या नहीं। प्राइसेस कोई नहीं देख रहा कि वो अपडेटेड हैं या नहीं है, क्रेडिट लिमिट की कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कस्टमर की ही स्टिल कोई ऑथराइजेशन नहीं है, कोई भी आ गया। ये ज़िंदगी का फेवरेट तरीन काम है, एतराज़। जो कस्टमर को महीने बाद आती है स्टेटमेंट, हाँ, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा पूरा प्रोसेस सही नहीं है, पता नहीं वो अप टू डेट। जी, क्लर्क क्वालिफाइड भी है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर कभी सवाल आए तो आपने अपना फेवरेट काम करना है, एतराज़। एतराज़ करने के 2 तरीके हैं, एक ये है कि आप एक चीज़ देखते हो और लॉजिकली आपको अजीब सी लगती है, और एक ये है कि आपने एक सिस्टम दिमाग में रखा हुआ होता है। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक पे एतराज़ हुआ और थोड़ा सा अभी आपने एक मजबूत तगड़ा सिस्टम पढ़ा था जिसमें हर जगह पे चेक एंड बैलेंस, इधर से उधर कागज़ फलाना फलाना, तो पेपर में इस तरह से एक अचानक से सिनेरियो आएगा, कहेगा ये एक सिस्टम है, बताओ इसमें क्या वीकनेस है और बताओ क्या कंट्रोल्स बताओगे। तो ये एक छोटा सा तजर्बा था, इसलिए कि ताज़ा सेल्स का सिस्टम अगर हमने पढ़ा है तो एक अननोन अनदेखा सवाल अचानक से सामने आ जाए तो क्या हम उस पर फ़ौरन से समझ सकेंगे कि क्या मसले हैं। बात समझ आ रही है? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल का चैप्टर मुश्किल नहीं है, अगर आपको कंट्रोल समझ आते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो मज़ेदार चीज़ है। आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, तो जो चीज़ हम लोगों ने अचीव की वो ये है कि हमें एक प्रोसेस समझ आ गया। डन। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रोसेस, 3 प्रोसेस हमने पढ़ने और हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल तकरीबन कवर हो जाएगा। कैश एंड बैंक की सीधी सी बातें हैं। इन्वेंट्री का मैंने आपको बता दिया था कि इन्वेंट्री में तो इतना आप देखें तो इन्वेंट्री के जाने के कंट्रोल्स तो यहाँ सारे अच्छी तरह से वेरीफाई हो गए। कहाँ से निकलेगी, किसके कहने पे निकलेगी, कौन लेके जाएगा, कहाँ पहुँचाएगा, वो कंफर्म करेगा, इतनी सारी चीज़ें कर दी। चलो आप इसका दारा झूठ बोल रहा होगा, कस्टमर तो झूठ नहीं बोलेगा, कस्टमर झूठ बोल रहा होगा, सेल्स ऑर्डर तो झूठ नहीं बोलेगा। जब इतने डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो गए ना, यही तो ऑर्डर के मज़े होते हैं। वो वॉक थ्रू टेस्ट करता है। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब है एक प्रोसेस को उसके डिफरेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स में देखना। वो क्या करेगा, कस्टमर पकड़ेगा, उसके ऑर्डर को शुरू से लेके डिलीवर होने तक, इनवॉइस जनरेट होने तक का पूरा साइकिल वेरीफाई कर लेगा। डन। परचेजेस का सिस्टम, परचेजेस के सिस्टम में जो खतरा होता है वो ये है कि कहीं गलत लोगों से परचेजेस ना हो जाए। ये फ्लो चार्ट जो नहीं बता रहा वो ये है कि इदारे ने पहले से कुछ सप्लायर पक्के किए हुए होते हैं। अलग अलग सप्लायर से कहते हैं कि आप कोटेशन दें, तो जो सप्लायर कम पैसों की कोटेशन देता है और अच्छी क्वालिटी की चीज़ देता है, मुख्तलिफ सप्लायर्स को तजर्बा करते हैं और अल्टीमेटली पक्के हो जाते हैं कि जब भी हमारा ये मामला होगा हमने फलाना सप्लायर से ऑर्डर करना होगा। वो उधर से ना मिले तो दूसरे से, उधर से ना मिले तो तीसरे से, तो कुछ सप्लायर पक्के हुए होंगे। अब परचेजेस के सिस्टम में सबसे ज़्यादा बेईमानी हो सकती है। इदारे में एक बंदा उठ के कहे कि जी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की परचेज़ की ज़रूरत है, जाए मार्केट से माल लेके आए, वहाँ से माल जो है वो सस्ते में लिया हो, कंपनी को ज़्यादा बड़ा बिल कर दे और उसके बाद ऊपर का पैसा जेब में डाल ले। और सप्लायर भी को XYZ खुद ही से वो कहे कि जी मुश्ताक किरियाने वाला था, मैंने उससे माल उठाया है, और मुश्ताक किरियाने वाला एग्जिस्ट ही ना करता हो बेचारा, वो सिर्फ कागज़ पर रसीद पर एग्जिस्ट करता हो। तो पॉइंट ये है कि परचेजेस जो है उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि परचेज़ की दरख्वास्त देने वाला अलग बंदा हो, परचेज़ को एग्जीक्यूट करने वाला अलग बंदा, और बाद में उससे रिलेटेड जो पेमेंट के मामला आते हैं वो अलग बंदा होना चाहिए। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? स्टार्ट से। इन्वेंट्री कंट्रोल और वेयर हाउस में क्या फ़र्क है? इन्वेंट्री कंट्रोल सिर्फ उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है,
इन्वेंट्री के रिकॉर्ड जिसके पास हैं, जो इन्वेंट्री को प्लस माइनस कर रहा है, ये ऐसे ही है जैसे अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर में जाएं तो वहाँ सामने एक बंदा अपनी स्क्रीन पे अगर को प्लस माइनस करे, उसके पास इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई, लेकिन जब उसके पास से सेल रिकॉर्ड होती है बाय उससे बारकोड स्कैनर से, तो उसकी इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है। तो इन्वेंट्री कंट्रोलर वो है जिसके पास इन्वेंट्री के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, और वेयर हाउस फिजिकल पड़ा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है इन्वेंट्री कंट्रोल से। इन्वेंट्री कंट्रोल वाले की लिमिट एक खास लेवल से नीचे जा रही होगी ना, कि हमारे पास ये मटेरियल कम हो गया, हमें ऑर्डर देना है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल वाला एक रिक्वेजिशन बनाएगा, एक दरखास्त बनाएगा कि हमें इन्वेंट्री चाहिए, और ये दरखास्त भेज देगा वो परचेज वालों को। परचेज वाले जब तक परचेज नहीं कर सकते जब तक उनको दरखास्त ना आए। इन्वेंट्री कंट्रोल वाले जब तक दरखास्त नहीं दे सकते जब तक ये खास लिमिट से नीचे स्टॉक ना चला जाए। बेईमानी करने के लिए भी ना 4-5 कंट्रोल्स को मिला के बेईमानी करनी पड़ेगी। परचेज की रिक्वेजिशन परचेजिंग वालों के पास गई, और परचेजिंग की रिक्वेजिशन जो है उन्होंने अकाउंट्स पेबल वालों को भी दे दी कि हाँ भाई हमारे पास ये एक परचेज की रिक्वेजिशन आई है। आपको पता है कि प्रूडेंस क्या कहता है, इनकम कब रिकॉर्ड करो और खर्चा कब रिकॉर्ड करो। खर्चा जब नजर आ रहा हो रिकॉर्ड कर लो, और इनकम जब कंफर्म हो जाए तब रिकॉर्ड कर लो। अच्छा, और एसेट और लायबिलिटी में क्या कहता है, एसेट को कब रिकॉर्ड करो, जब सर्टन हो जाए, और लायबिलिटी को जब चांसेस हों, ज़्यादा सारे चांसेस हों। तो यहाँ पे लायबिलिटी और एक्सपेंस है, और दोनों में हम कहते हैं कि कर दिया करो रिकॉर्ड। और उधर था इनकम और एसेट, तो हमने रिसीवेबल एंटर करने से पहले पूरे प्रोसेस को क्लोज होने दिया था। तो जब एक रिक्वायरमेंट आ गई है कि हमने परचेज करना है, जब एक एक्सपेंस नज़र आ रहा है, कर दो रिकॉर्ड। जब आपको लग रहा है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर चाहे जब मर्जी आए, आप ऑर्डर दे रहे हैं, पेबल रिकॉर्ड कर दो। तो इसका मतलब है ये बहुत ही स्टार्ट में परचेजिंग और अकाउंट्स पेबल वालों के पास चीज़ें चली जाएंगी, और वो उसको एक दफ़ा देख के अपने पास किताबों में रफ एंट्री कर लेंगे कि हमारे अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट होने वाले हैं, और परचेज वाले कह देंगे, हम जो अकाउंट्स पेबल वाले ये देख लेंगे, और जो जनरल लेजर वाले हैं उनके पास डेली पे ऑर्डर की समरी जारी होगी, वो जनरल लेजर को ठक अपडेट कर देंगे कि हमारी इतनी परचेजेस हो गई, पहुंची नहीं है परचेज अभी लेकिन रिकॉर्ड हो गई। पेबल वालों ने अपना काम कर दिया, और परचेज वालों ने यानी कि जनरल लेजर में जो ओवरऑल एंट्री हो रही है उन्होंने डेली की पे ऑर्डर की समरी यहाँ पे अपने पास। परचेज वालों ने जब परचेज करनी है तो एक परचेज ऑर्डर बनाएंगे। जैसे सेल्स वाले का सेल्स ऑर्डर आया था ना, हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा परचेज ऑर्डर बनेगा। ये परचेज ऑर्डर वो दे देगा अकाउंट्स पेबल वालों को। वो देखेंगे कि जितनी दरखास्त आई थी क्या उतना ही परचेज ऑर्डर वो बाहर भेज रहा है। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो वो देख लेगा कि सब ओके है, फिर वो इंतजार करेगा एक रिसीविंग रिपोर्ट का। परचेज ऑर्डर की 2 कॉपियां, एक रिसीविंग दरवाजे वालों को भेज दी, फैक्ट्री के दरवाजे पे जो लोग मौजूद हैं, और एक भेज दी सप्लायर को। सप्लायर के पास आपका परचेज ऑर्डर गया, वो वहां जाके सेल्स ऑर्डर कहलाया, उसका पूरा सेल्स का सिस्टम चला होगा पीछे। उसके बाद उसने आपको गुड्स और पैकिंग स्लिप भेज दी। अब आपने सिस्टम तो पड़ा हुआ है, आप यहाँ तीसरा डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, कोई बिल ऑफ लेडिंग, वो उठा के आपको भेज देगा। दरवाजे वालों के पास परचेज ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, और उनके पास गुड्स पैकिंग स्लिप के साथ भी आ गए। तो वो देखेंगे हमने ऑर्डर जितना भेजा था वो, और जितना आया है वो, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कंट्रोल ऐड कर सकते हैं कि वो इसको मैच कर लें, और मैच करने के बाद एक रिसीविंग रिपोर्ट बनाएं। इसको गुड रिसीव नोट भी कहते हैं। रिसीविंग रिपोर्ट बनाएं और उसको अलग अलग जगह भिजवा दें। रिसीविंग रिपोर्ट उठा के वेयर हाउस को भिजवाएं, वेयर हाउस को सामान गया, दरवाजे वालों ने सामान भेज दिया वेयर हाउस को, और पैकिंग स्लिप भेज दी इन्वेंट्री कंट्रोल वालों को। उन्होंने सामान देखा और रिसीविंग रिपोर्ट उनके पास जो आई तो उन्होंने देखा कि रिसीविंग रिपोर्ट में उन्होंने जो सामान बताया और जो सामान फिजिकली हमारे पास आया है दोनों मैच कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास उसको कीप कर लिया। कल को कोई पूछेगा जी आपके पास माल कम ज़्यादा आया था, वो कहेंगे दरवाजे से ये रिपोर्ट आई थी और ये माल आया था, दोनों मैच करते थे। रिसीविंग रिपोर्ट इन्वेंट्री कंट्रोल के पास पहुंची, उनके पास पैकिंग स्लिप पहुंची हुई थी, पैकिंग स्लिप रिसीविंग रिपोर्ट आपस में मैच किया, परचेज रिक्वेजिशन को मैच किया, जो हमने दरखास्त दी थी उतनी ही पैकिंग स्लिप मिली है और दरवाजे वालों ने उतनी ही रिसीविंग रिपोर्ट दी है। ये सारी चीज़ें जोड़ के वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे कि हाँ अब हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, क्योंकि इन्वेंट्री एसेट है। तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हुए जब तक आप अच्छी तरह से कंफर्म ना हो जाए तब तक आप इन्वेंट्री को अपडेट नहीं करें। रिसीविंग रिपोर्ट पहुंची परचेजिंग वालों के पास, परचेज वालों ने रिक्वेजिशन दी थी, ऑर्डर दिया था। इस रिसीविंग रिपोर्ट से उनको कंफर्म हो गया कि जो हमने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर
एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट हो गया, वो अपने परचेज ऑर्डर की फाइल को अपडेट कर देंगे कि ये परचेज ऑर्डर जो हमारा हवा में था वो फाइनली क्लोज हो गया। रिसीविंग रिपोर्ट पेबल वालों के पास आई, उन्होंने पेबल की फाइल को अपडेट कर दिया कि हाँ भाई ये माल हमारे पास आ भी गया है, हमारा ये पेबल हमारी लायबिलिटी कंफर्म हो गई है, और उसके बाद जो है वो जब ज़रूरत होगी, जब पैसे होंगे तब ये एंट्री एडजस्ट होगी। जीएल और अकाउंट्स पेबल के दरमियान एक रिकंसिलिएशन बनती है, वही कंट्रोल अकाउंट वो इधर भी बन रहा होगा। इसमें क्या क्या खतरे हमने ख़त्म किए हैं? परचेज ज़्यादा या कम ना हो रही हो, गलत टाइम पे परचेज ना हो रही हो, गलत लोगों से ना हो रही हो, सप्लायर्स के कंट्रोल, जो बेस्ट सप्लायर है वहाँ से हो रही हो, जो ऑर्डर किया वही आया कि नहीं आया, कोई फेक परचेज ना हो, रेट्स वगैरह सारे वेरीफाइड हो, माल जितना वेयर हाउस में पहुंचा असल में उतना ही दरवाजे पे रिसीव हुआ था, रास्ते में तो नहीं किसी ने निकाल लिया, जो इनवॉइस पे उतना ही कहीं आया हो, इनवॉइस की रिकॉर्डिंग सही हुई हो, एक्सपेंस सही से डेबिट हुआ हो, पेबल सही से क्रेडिट हुआ हो। मकसद ही मकसद है। आपसे कोई पूछ ले ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल या पूछ ले रिस्क ऑफ कंट्रोल, एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि क्या मकसद पूरा होना है, रिस्क में आपने उसको नेगेटिव कर देना है कि खौफ है कि ये ना हो, खौफ है, यानी ऑब्जेक्टिव है कि सही एंट्री रिकॉर्ड हो, रिस्क क्या है कि शायद सही एंट्री रिकॉर्ड। तो आपने आपके पास जब किताब में ना 3 कॉलम नजर आएंगे, एक में रिस्क नजर आएगा, एक में कंट्रोल नजर आएगा और एक में टेस्ट ऑफ कंट्रोल नजर आएगा। आपने सिर्फ कंट्रोल वाले को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर ये बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई, या आपने फ्लो चार्ट में बहुत ज़्यादा हैवी बात कर दी, हम इतने सियाने नहीं हैं, हमें रटा बताएं किस चीज़ का बताना है। तो इन फ्लो चार्ट के नीचे टेबल बने हुए हैं 3-3 कॉलम के, जो सेकेंड कॉलम है वो अगर आप याद कर लें, रट्टा मार लें तो, और अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो जाएं कि हमने सर को लॉजिकल नहीं पढ़ाने दिया, तो वो आपकी अपनी मर्जी। कंट्रोल बाय मैनेजमेंट जी, कंट्रोल बाय मैनेजमेंट जो सेंटर वाला कॉलम है। जी, परचेज रिक्विजिशन दरखास्त, एक है दरखास्त, दरखास्त है इंटरनली कि इन्वेंट्री वाला कह रहा है हमारे पास यार कॉलगेट कम हो गए, कॉलगेट मंगवा दो हमें। परचेज वालों से कहेंगे, परचेज वाले कॉलगेट कंपनी वालों से कॉलगेट मंगवाएंगे। तो परचेज मंगवाने वाला और है और परचेज की दरखास्त देने वाला और है। अगर एक ही बंदा खुद ही से कहे कि कम है और खुद ही से मंगवा ले तो फिर वो गड़बड़ कर सकता है। नहीं, वो बताएंगे ना, रिक्विजिशन में ये होगा कि हमें ये चीज़ इतनी तादाद में चाहिए। हाँ, अगर वो कहते हैं इससे कम ज़्यादा मंगवा लें तो परचेज रिक्विजिशन पे जितना लिखा है उससे कम ज़्यादा अगर ये मंगवाएंगे तो ये फंसेंगे। तो मैं परचेज ज़रूरत कम ज़्यादा की, तो परचेज जो रिक्विजिशन वाले हैं इनको रिक्विजिशन चेंज करनी पड़ेगी। रिक्विजिशन चेंज करनी पड़ेगी तो इन्हीं की जो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, जो परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहे होंगे, वो कहेंगे यार माल चाहिए था हमें 50, आपने 100 क्यों मंगवाया। और ख़ासतौर पे जब पैसे लगने हैं इदारे के, इदारा मतलब एक चीज़ अगर 40 चाहिए तो वो 60 तो नहीं मंगवाएंगे, ख़ासतौर पे जबकि उनका पैसा लग रहा हो और उनका एक पेबल क्रिएट हो रहा हो। जी ठीक है। अब अगेन इस तरह से है तो आप इसमें कंट्रोल ऐड कर सकते हैं कि कोई बल्क डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो फिर देयर मस्ट बी सम मैनेजर जो कि उन दोनों के ऊपर बैठा हो, जिसके पास आप जाके कहें अप्रूवल ऑथराइजेशन। वो ऑथराइजेशन होती इसलिए जब आप नॉर्मल से हटके कुछ करना चाहें तो एक बड़े को बताएं कि जी हम बल्क ऑर्डर लेंगे तो हमें 30% ऑफ मिल जाएगा। हम एडमिशन कराने गए कॉलेज, हमने 2 पेपरों में दाखिला लिया, कॉलेज ने कहा इनॉग्रेशन डिस्काउंट 30% है, तो वालदैन से उतने पैसे लेके गए थे, लेकिन अचानक से उन्हें कॉल की कि कॉलेज वाले कह रहे हैं कि तीसरा पेपर उठा लिया तो सब पे 40% ऑफ हो जाएगा। पता नहीं, आपको पता ही नहीं पता, आपको पता होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो वैसे ही आखिरी पेपरों में। तो हमने तीसरे पेपर पर ना इजाफी एक 40% चोरी छुपे डिस्काउंट, हमने कहा अगर हम पब्लिकली कहेंगे तो लोग आते साथ ही कहेंगे हमें 40% एक पेपर पर चाहिए। लोग भी तो वहाँ से शुरू करते हैं ना जहाँ बस हुई होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका प्लान कुछ और था, प्लान बाद में चेंज हुआ है, तो गो फॉर ऑथराइजेशन। पूछें कि ये इस तरह से है कि हम ऐसा कर सकते हैं। फिर कहीं किसी बड़े के साइन होंगे, कल को जब ऑडिट होगा तो देखेंगे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्यों मंगवाया, तो ऑडिटर के साइन से पता, उस बंदे के साइन से पता लग जाएगा हाँ भाई इस बंदे के साइन की वजह से हमने मंगवाया। डन जी। परचेज रिक्विजिशन अकाउंट्स पेबल के पास क्यों जाती है? वो एक्सपेक्ट करे कि जी मैंने अब इसमें एंट्री करनी होगी, यानी अचानक से एक रिसीविंग रिपोर्ट उसके पास आई है और उसके पीछे कोई एविडेंस ही नहीं है कि क्या कंडीशन हुई थी, तो
परचेज एक्विजिशन से उसके पास ये आ जाए कि हाँ भाई ये एक परचेज एक्विजिशन थी, एक ऑर्डर था, इसका मतलब है वो एक टेंटेटिव एंट्री डाल दे। ये आने के बाद उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारा पेबल कंफर्म हो गया, यानी कि पेबल आप रिकॉर्ड करने में जल्दी दिखाते हैं। ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन ही हो जाएगी, क्या? क्योंकि जब सील नोट आता है उस वक्त आप परचेज की एंट्री पास करते हैं, लेकिन ये तो पहले रिकॉर्डिंग नहीं, देखें इसने टेंटेटिव रिकॉर्डिंग की है, असल रिकॉर्डिंग कब की है? रिसीविंग रिपोर्ट से मैच करने के बाद उसने परचेज ऑर्डर को वो कर दिया है। टेंटेटिव अब अगेन वही बात है कि आप अपने पास बुकिंग तो करते हैं। एक बच्चा आज हमें 2000 रुपये जमा करा के कहता है कि जी मैं ऑडिट पढ़ूंगा, ये मेरी ऑलरेडी एनुमेंट की फ़ी है, तो हम कम से कम एक टेंटेटिव रिसीवेबल ज़रूर खड़ा करेंगे कि इस बच्चे से हमने बाद में इतने हज़ार लेने होंगे। लेकिन जब वो एंड पे आके फाइनली कहे कि हाँ भाई ये अर्ली एनरोलमेंट में जो बात की थी, ये मेरे साइन है, सारा कुछ है, मैं तैयार हूँ, तब हम फाइनल रिसीवेबल बुक करें। लेकिन कम से कम इस वक्त हमारी एक्सेल की शीट पे तो एक रिसीवेबल आ जाना चाहिए रफ, कि हमें पता हो कि एक्सपेक्ट करें कि हमने इन बच्चों से रब्ता करना है, भाई आपने अर्ली एनरोलमेंट कराई थी, अब आएँ बकाया पैसे जमा कराएं और दाखिला ले लें। जी परचेज के केस में कैसे पता चलेगा सर? परचेज के केस में कैसे पता चलेगा कि अच्छा, परचेज के केस में परचेज तो रिकॉर्ड कर दें एक्सपेंस। आपका अगर एक ऑर्डर अप्रूव हो गया है, अगर कंपनी कहती है हमने माल खरीदना है तो खरीदना है, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा हमें, वो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अप्रूव रेट्स होते हैं, अप्रूव सप्लायर्स होते हैं, और कई दफ़ा उनके साथ आपका अरेंजमेंट होता है कि उनको उनके पास हो ना हो वो आपको कहीं ना कहीं से मंगवा के दे देते हैं। छोटे छोटे से और इसमें पॉइंट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई इनकी आपस में कोई रीनेगोशिएशन होनी चाहिए, अगर माल ज़्यादा है तो किसी और सप्लायर को एंटर करने का कोई सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। डन। जी अगर वेयर हाउस वाले आके कहते हैं कि जी हमें परचेज ये माल करवा दें, तो पूछा जाएगा परचेज इनसे, इन्वेंट्री कंट्रोल वालों से, कि आपने रिक्विजिशन क्यों जनरेट की। उनको जनरेट के पीछे एक एविडेंस अपने सिस्टम से दिखाना होगा कि हमारी ये 4 इन्वेंट्री आइटम मिनिमम से नीचे जा रहे थे। और आजकल तो आईटी बेस्ड एनवायरनमेंट होती है, पहले से लिंक लगे हुए होते हैं, जैसे ही ये नीचे जाए तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो इतने सारे सिस्टम में खौफ खत्म हुए। तो अगर हमें ये सिस्टम समझ आए, हम 2-3 दफ़ा इस फ्लो चार्ट को देखें, तो ये छोटे छोटे से बहुत सारे फियर्स को खत्म कर रहा है। लेकिन फ्लो चार्ट और नैरेटिव में फ़र्क क्या था? नैरेटिव खुल के बात करता है, फ्लो चार्ट दबी हुई बात करता है। फ्लो चार्ट को देख के समझ आता है, लेकिन उसके लिए टेक्निकल नज़र चाहिए। किसी ने समझाया हो तो उसके बाद फ्लो चार्ट आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। डन। तीसरा सिस्टम आ जाता है पेरोल का। पेरोल में मसला क्या है? ये जो डेली वेजर्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या सिस्टम है? एक मजदूर आया फैक्ट्री में, उसने काम किया और चला गया, और जाते जाते उसको पैसे मिलने हैं। अब क्या उसने काम किया या नहीं किया? हर दिन के एंड पे फैक्ट्री वाले 600 मजदूरों को जो पैसे दे रही हैं, या हर महीने के एंड पे एक ऑर्गेनाइजेशन 27,000 लोगों को तनख्वाहें दे रही है। क्या क्या खतरा है? एक हेड ऑफिस वाले बैठे हुए हैं, उनको ब्रांचेस ने कहा ये हमारा स्टाफ है, और वो हर महीने के एंड पे उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। क्या क्या खतरा है? फेक एम्प्लॉइज ना हो सकता, लोग एग्जिस्ट ही ना करते हो। एक ब्रांच पे 10 बंदे हो, एक बंदा छोड़ के गया और नया बंदा भी आया ना हो, और ब्रांच मैनेजर ने उस बंदे को कह दिया हो कि जी नया बंदा है, आप हमें पैसे दे दें, और टाइम ज़्यादा काउंट हो रहा हो, उसकी आवर्स कम लगे और आप ज़्यादा शो कर रहे हो, और पे ज़्यादा मिल रही हो जितनी तय हुई थी, और ओवर टाइम की कैलकुलेशन ना हुई भी हो, शायद उसकी सोशल सिक्योरिटी फलाना फलाना डिडक्शंस हमने सही से ना की हो, और टैक्स की डिडक्शन सही ना हुई हो, और उसकी रिकॉर्डिंग सही ना हुई हो, एक्चुअल में कम पे किया जा रहा हो, पेमेंट करते वक्त की गड़बड़ हो। तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक सिस्टम देखते हैं। अगेन हर सिस्टम के अपने प्लस माइनस है, लेकिन इससे हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है। देयर शुड बी सम HR डिपार्टमेंट जो ऑथराइज एम्प्लॉइज रेट्स और डिडक्शंस के रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करे। उस ब्रांच में 10 में से एक बंदा छोड़ गया, जब नया बंदा आया तो HR को पता होना चाहिए नया बंदा आया है। HR को नया बंदा तब पता लगेगा जब HR ने हायर किया होगा, HR ने उससे इंटरव्यू किया होगा, HR ने उसके साथ बात की होगी, HR ने डिप्यूट किया होगा उस ब्रांच पे। तो देयर मस्ट बी अ डिपार्टमेंट HR जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी डिटेल रखता हो, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं पर मंथ वाले, और जो डेली वेजर्स हैं उसके बारे में कम से कम HR ने एक रेट ऑथराइज किया हो कि हाँ भाई डेली वेजर को 1000 रुपये से ऊपर नहीं देना।
तो देयर इज सम एचआर डिपार्टमेंट जो ऑथराइज एम्प्लॉइज रेट्स एंड डिडक्शन उठा के पेरोल वालों को भेजे, कि पेरोल वालों से कहे कि ये 1000 रुपये पर एम्प्लॉय होने चाहिए, पर वेजर होने चाहिए, और फलाना फलाना एम्प्लॉइज़ की ये सैलरी है। कुछ एम्प्लॉइज़ की सैलरी तब होती है जब वो उतने आवर्स काम करें जितना उनके साथ तय हुआ है। अब बाहर के यहाँ पर आवर सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है कि बंदा होता है एम्प्लॉई है लेकिन पेमेंट कैसे हो रही होती है, पर आवर बेसिस पे। तो ये चूँकि एक अमेरिकन फ्लो चार्ट है या बाहर का एक सिस्टम है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ें उस तरह से नज़र आएंगी। एम्प्लॉई आए, एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। एक क्लॉक कार्ड बनेगा कि एक मजदूर ने पूरे दिन कितने घंटे काम किया, तो फिर पूरे महीने उसने कितने घंटे काम किया। एक जॉब टाइम टिकट्स होगी, वो मजदूर आके कुर्सियां बना रहा था, मेज बना रहा था, क्या बना रहा था। आपको पता है हर जॉब एक बंदा इंचार्ज होता है उसका, एक सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर बन रहा है तो वो देखता है मेरे फर्नीचर पे इतना मटेरियल लगना चाहिए, इतनी लेबर लगनी चाहिए, और लेबर कभी भी वो नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर ओवर एलोकेट हो। तो एक जॉब टाइम टिकट्स होंगे और एक टोटल एम्प्लॉय क्लॉक कार्ड होगा। अगर हमारे सेक्टर में समझें तो भी आसान है। कुछ टीचर्स विजिटिंग पे होते हैं, टीचर कहता है, मैनेजमेंट वाले कहते हैं आज टीचर ने 5 घंटे की क्लासें पढ़ाई, तो फिर ऑडिट की रिकॉर्डिंग करने वाला बताएगा कि ऑडिट में उसने इतने आवर्स पढ़ाया, फलाना वाला कहेगा इधर इतना पढ़ाया। तो एक उसके इंडिविजुअल जॉब्स के रिकॉर्ड होंगे और एक उसके टोटल रिकॉर्ड्स होंगे। ये दोनों तरह के रिकॉर्ड टाइम कीपिंग वालों के पास जाएंगे। टाइम कीपिंग वालों के पास आएगा फॉर एग्जांपल एक टीचर ने पूरे महीने कितना पढ़ाया, और एक तरफ से उसको रिकॉर्ड मिल रहे होंगे कि एक बंदा कहेगा ऑडिट में इस टीचर ने 25 आवर्स पढ़ाया, बी लॉ में इस टीचर ने 20 आवर्स पढ़ाया, कॉस्ट में इस टीचर ने 35 आवर्स पढ़ाया। वो आवर्स का एक रिकॉर्ड अलग से होगा। तो ये टाइम कीपिंग वाले टोटल टाइम ऑफ एम्प्लॉय या टीचर और सब्जेक्ट वाइज को आपस में मैच करेंगे। अगर मैच नहीं कर रहा तो पूछेंगे कि क्या हुआ। आप कहते हैं जी टीचर ने 100 आवर्स पढ़ाया, टीचर ने अगर इतने आवर्स इसको, इतने आवर्स इसको, इतने आवर्स इसको पढ़ाया, तो ये ऊपर के 10 आवर्स कहाँ गए? तो क्या टीचर बेईमानी कर रहा है या इंतजामिया में कोई बंदा खामखा ओवर चार्जिंग कर रहा है? और अगर ऑडिट वाले में वो 10 आवर्स डाल देंगे तो ऑडिट वाले का जो एलोकेटेड टाइम है कि जी 100 आवर्स में टीचर सिलेबस खत्म कराए, वो बढ़ जाएगा। तो बाद में बजट वाले कहेंगे भाई तुमने ऑडिट पे 125 आवर्स क्यों लगवाए? तो जो कुर्सियां बनाने वाला है उसने 10 आवर्स में कुर्सियां बनवानी है, तो 10 आवर्स से ऊपर वो अपने रिकॉर्ड में नहीं दिखाएगा। मेज वाले ने 15 आवर्स में मेज बनवानी है, वो 15 से ऊपर नहीं दिखाएगा। तो 10 और 15 मिला के 25 आवर्स लगाए। एम्प्लॉई कहता है मैंने 30 आवर्स लगाए हैं, तो कहेंगे फिर 30 आवर्स कहाँ लगाए हैं? तो टोटल टाइम और जॉब वाइज टाइम इनको आपस में रिकंसाइल किया जाएगा ताकि जान सकें। वही वाली बात आप कहते हैं जी ओवरचार्ज तो नहीं कर रहा, रिकंसाइल कर लें, एक समरी ऑफ आवर्स जॉब भेज दीजिए और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आवर्स डल जाएं। होता है ना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में फिर आवर्स की बेस पे बहुत सारी एलोकेशन होती है, वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड अपडेट कर दें। ऑथराइज रेट एचआर वालों ने दिए और इन दो को वर्किंग करने के बाद एक समरी दे दी, मिस्टर फलाना के 100 आवर्स, मिस्टर फलाना के 85 आवर्स, मिस्टर फलाना के 85 आवर्स, एक पहले तहकीक करने के बाद पेरोल वालों ने क्या करना है, रेट पकड़ने एचआर से, पर आवर रेट जो भी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर है, किसी का पर आवर रेट कुछ और होगा, किसी का पर आवर रेट कुछ और, तो पर आवर रेट वहां से पकड़े हेड ऑफिस से, डाटा पकड़ा रेलेवेंट कैंपस से और उसके मुताबिक पेरोल रजिस्टर में एंट्री डाल दी कि हमने इस बंदे को इतने पैसे देने हैं। अपने पेरोल रजिस्टर में अपनी एक लायबिलिटी बुक कर ली कि हमारा पेरोल के रिलेटेड इतना एक्सपेंस हमारा मंथ एंड पे हमारा बन गया है, हो सकता है अगले 2-3 दिन में पे भी हो जाए। मंथ एंड भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। जो डेली वेजेस हैं वहाँ पे ये सारा काम डेली हो रहा है, यानी कि डेली उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जा रहे हैं और डेली के मुताबिक एक पेमेंट बन के आ रही है। तो क्या होता है कि कई दफ़ा एक फैक्ट्री अपने दोपहर तक जितने भी एम्प्लॉइज उनका डाटा उठा के भेज देते हैं अपने रीजनल एक ऑफिस को, और रीजनल ऑफिस से उतना कैश जो है वहाँ पे आ जाता है ताकि वहाँ पे डिसबर्स हो सके। तो डेली वेजेस में खतरा ये होता है कि फिजिकल कैश ज़रा ज़्यादा होता है, इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर्स वगैरह भी होते हैं। पेरोल रजिस्टर अकाउंट्स पेबल वालों के पास गया, उन्होंने पेबल रिकॉर्ड कर दिया कि जी ये पेरोल हमारा एक एक्सपेंस है और ये हमारा एक पेबल है, और ये अकाउंट पेबल के अंदर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई का, फलाना की तनख्वाह पेबल, फलाना की तनख्वाह पेबल, फलाना की तनख्वाह पेबल। और जो जनरल लेजर वाले हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल पेबल को रिकॉर्ड करते हैं। अब पता नहीं ये जनरल लेजर और ये वाली आपको बातें कितनी पता है। अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल सब्सिडी लेजर होते हैं जिसमें हर एम्प्लॉई, हर क्रेडिटर, हर डेटर का अपना एक लेजर होता है,
और जनरल लेजर में ओवरऑल डेटर्स, ओवरऑल क्रेडिटर्स, ओवरऑल पेरोल, ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है ना? तो ओवरऑल अपडेट हो जाएगा, इंडिविजुअल अपडेट हो जाएगा, ये रिकंसाइल हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल वाले कहेंगे अब ये हमारे पास पेबल की अमाउंट खड़ी है भाई, इसको पे करवाओ, ये पेमेंट का वो बताएंगे कैश डिस्बर्समेंट वालों को। पेरोल रजिस्टर की कॉपी उनको यहाँ से मिली है पेरोल वालों से, और पेमेंट का वोचर पेबल वालों ने कहा भाई इस बंदे के इतने पैसे बनते हैं, इनके पास पहुंचा, दोनों को जोड़ा, इन्हें पता लग गया इस बंदे के हमने इतने पैसे देने हैं, या उसको बैंक ट्रांसफर कर दिया या उसको मैनुअल चेक्स दे दिए, अमेरिकन लैंग्वेज में चेक CHEC के उसको, तो मैनुअल चेक या मैनुअल ख़तों में वो लिफाफे में पैसे डाल दिए और भेज दिए वो फैक्ट्री वालों के पास, फैक्ट्री वालों ने वो लोगों को दे दिए। और अगर चेक है और टीचर को आप बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो फिर टीचर ने जिस कैंपस में पढ़ाया है हेड ऑफिस की तरफ से उसकी महीने के एंड पे उसकी सैलरी का चेक पहुंच गया उस ब्रांच में, और ब्रांच की इंतजामिया ने टीचर से कहा सर ये आपका चेक है। टीचर ने चेक खोला और उसने कहा यार ये तो यशी लग गई। ठीक है, हो सकता है वो कहे यार ये क्या, मैं तो ज़्यादा पढ़ाया था, मैंने कम पढ़ाया था। खैर अगेन अगर ये चेक कम ज़्यादा होगा तो उस वक्त शोर मचाएगा, तो शोर मचाएगा तो पता लग जाएगा कि किसी रिकॉर्ड में तो नहीं कोई मसला या किसी रेट में तो नहीं कोई मसला। तो जब इतने सारे लोगों को आप इन्वॉल्व कर देते हैं तो फेक एम्प्लॉय का चांस ख़त्म हो जाता है, फेक आर्स का चांस ख़त्म हो जाता है, गलत कैलकुलेशन का चांस ख़त्म हो जाता है, गलत पेमेंट का चांस ख़त्म हो जाता है। तो वो जो सारे फियर्स हैं ना पेरोल के हमारे, वो सारे के सारे एड्रेस हो जाते हैं। डन। इसके अलावा किताब में नॉन करंट एसेट से रिलेटेड सिर्फ अप्रूवल्स वगैरह की 1-2 लाइंस लिखी हुई हैं, क्या ऑथराइजेशन और अप्रूवल्स होनी चाहिए नॉन करंट एसेट में, और मेनली जो कैश के कंट्रोल्स हैं वो आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने हैं। उसका फ्लो चार्ट नहीं है, वो कैश की जनरल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि कैश इन हैंड और जो कैश आप बैंक में बैंक करवाते हैं, जो जमा करवाते हैं, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। तो जो चीज़ हमने नहीं डिस्कस की वो कैश के वो हैं कंट्रोल्स हैं, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, उसमें साइंस नहीं है, उसको आपने एक सिंगल रीडिंग दे देना है। डन। यहाँ हम जाते हैं वो वाली ब्रेक जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है, जिसमें कुछ तो अब क्या है, टिक्की पैक से वाकई कुछ ऊपर जाना है या एक बिस्किट से मज़ीद ऊपर जाना है? कितना ऊपर जाना है? 2 बिस्किट किसके हिसाब से? मेरी वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, मैं तो है ही कुछ नहीं, मतलब मैं मजदूर आदमी हूँ। ये मेरा, ये देखें कैमरे पे देख लें, फटा हुआ बटवा। अगर इस तरह के बटवे को देख के आपको लगता है कि इसमें से क्या निकलेगा, तो ये तो मतलब एक गुर्बत ज़दा सी वैल्यू है। तो क्या होना चाहिए? पापा जो चाय में डुबो के खाया जा सके, पापे का एक पैकेट हो, सब में तकसीम करें, फिर भी बच जाए तो दोबारा से तकसीम करें, उससे जो है ना एक बड़ी प्रिविलेज सी फील आएगी। और एक तरीका वही है कि एक हाफ रोल और एक चिप्स का पैकेट हो और साथ में चाय हो, नहीं है तो बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया, मैं चिप्स और बिस्किट में से एक आध चीज़ माइनस कर लूँ। कमेटी का है, कमेटी जो है ना अपना पेट बाहर निकाल के तकरीबन ढीली पड़ी हुई है जी। क्या आपको पता है कि आप कमेटी हैं? नहीं, तो हमारे पास कोई कमेटी नहीं है इस टाइम पे। जो लोग अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे नहीं होते उनको फिर उनके साथ अच्छा तो नहीं होता। देखिए आज इतवार है, हमारे पास तो बंदे इस वक्त आज शॉर्ट है। मैंने आपको बताया था कि इतवार वाले दिन तो हम बड़े सिलेक्टेड से उससे काम कर रहे होंगे। ठीक है, उन्हें कहा आप डिसाइड करें, अगर अमाउंट ज़्यादा बड़ी हुई तो जो है वो हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। खैर वो मतलब ये जो आखिरी पेपरों वाले बच्चे होते हैं तो फिर भाग जाते हैं, और फाइनल तो कहीं भी आप एक अननोन बंदे को कॉल करें और हमसे ऑनलाइन क्लास ले लें, फिर क्या होगा। लेकिन मैं एक चीज़ तो याद ही नहीं रही, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोग तो एंड वाले बच्चे, आपके सामने कुछ भी बोल दूँ और मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप लोगों में से तो अक्सर ने तो अभी हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने हैं, एप्लीकेबल हो गए और आई के अपने रिलैक्सेशन टाइम दे दिया है, तो आप लोगों को तो खिलाना चाहिए हैंड्स ऑन कोर्स तो जो है ना। लेकिन हम कराते असली वाले हैं, वो पता नहीं आपको अच्छा लगे या ना लगे। यानी हैंड्स ऑन कोर्स में फिर ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे जमा करा के 2 महीने बाद आके मेरा सर्टिफिकेट की तरह है। हम चाहेंगे कि हम बीच में दरमियान में असल में वो ट्रेनिंग भी दें जो आपको चाहिए, जो फर्म में बहुत ज़्यादा काम आएगी। कॉन्फिडेंस, ये बड़ा प्यारा कोर्स है, पता नहीं आप लोगों ने इसको गौर किया या नहीं किया। ये जो हमारे ट्रेनीज़ में जो एक इंटेलेक्चुअली जो वो लाइक हैं लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और दुनिया में आप देखें कि एक्सप्रेसिव बंदा वज़ीर आज़म भी बन जाता है। ठीक है, उसकी टीम काम की हो या ना हो, लेकिन वो उसे बोलना आता है तो गेम ऑन हो जाती है। ठीक है, तो वो सारे ही पिछले वाले भी और अभी वाले वो माइक कभी उठा के फेंक देते हैं, कभी कुछ और जज्बाती हो जाते हैं, तो एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है। तो हमारी फील्ड का
हमारा स्टूडेंट ना, आप लोगों ने फाइनल के स्टूडेंट्स नहीं देखे, वो मार खाता है अपने कॉन्फिडेंस से। एक MBA की आवाज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल लेता है और कुछ जगह पे उससे आगे चला जाता है। एक ACCA की आवाज़ बहुत अच्छा बोल लेता है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं या पाकिस्तान में भी खास लेवल से ऊपर जाते हैं, अगर आपको बोलना नहीं आता, आपको प्रेजेंट नहीं करना आता, तो आप बेकार रह जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं आप हमारे से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, लेकिन 2 नंबर वाला मत करें। वो करें जो वाकई ही आपको प्रॉपर तरीके से करवाया जाए। बीच में एक मजबूरी बनी थी कि आपने अचानक से वो लागू कर दिया था, तो उस वक्त इमरजेंसी थी, लेकिन अब कोशिश करें कि जो रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसको जेन्युइन तरीके से करा रहे हैं, 2 करा रहे हैं और 1 का इरादा है, क्योंकि एक ने भी कराया नहीं तो वो क्लेम कर नहीं सकते कि हम करा रहे हैं। हम पहले फाइनल में वही ईमानदार वाला कराते थे तो लोग हमारे पास नहीं आते थे, तो हम कैफ में वही तजर्बा फिर से रिपीट करेंगे, हम फिर से वही ईमानदार वाला कोर्स करेंगे, क्योंकि वही बात है कि अगर स्किल आपको नहीं दी तो सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं। वरना तो बहुत आसान सा काम है कि हम कहते हैं जी 5-5 हज़ार में ले जाओ हमसे और सर्टिफिकेट दे दें, लेकिन ऐसे नहीं, आपके कैरियर को ख़राब करके नहीं। तो पैसे भी ज़्यादा लेंगे ठीक है, और सिखाएंगे भी। तो इसमें ना 3 इदारे इस टाइम पे लाहौर में जो बेहतर ये वाले कोर्सेज करा रहे हैं। इसमें पैक और स्कैन, ये बड़े इदारों में, मतलब ये मजबूत तगड़े, वो 25, 30, 35 साल तजर्बे वाले और अरबपति इदारे, और एक मासूम सा नन्ना मुन्ना सा जो है वो राही, जो कि सच की आवाज़ बन के उठा है, जिसके बाहर वैल्यूज़ जो है वो सच्चाई, रास्त गोई के ऊपर जो है वो मबनी है। तो हम लोग भी ये भी मार्च के मिड से कर देंगे, आपके पेपर्स के फ़ौरन बाद जो है वो शुरू कर देंगे, क्योंकि वो 3 महीने के अंदर करना होगा। वही आपका हायरिंग वाला टाइम है। हम आखिरी दिन पे ना एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं कि फर्म्स वगैरह में क्या वो है। वो एक्टिविटीज़ भी करेंगे, और दफ़ा मुझे पता है वो एक्टिविटी करूँगा, लोग कहेंगे देखा आप अपने कॉलेज की प्रमोशन कर रहे हैं। मैं पिछले कोई 12 साल से ये एक्टिविटी करता आ रहा हूँ। तो मतलब इस एक्टिविटी का मकसद होता है कि आपको गाइड किया जाए कि आपने फर्म्स में कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप कैफ से निकलते हैं ना, आपको कोई ओन नहीं करता। फाइनल में आपने पैसे देने नहीं होते इतने ज़्यादा, और कैफ के कॉलेज ने जितना निचोड़ना था वो निचोड़ लिया, तो फिर उसके बाद कोई आपको बिल्कुल केयर नहीं करता। तो ऐसे में फिर जब हमारा एक एम ये है कि हमने लोगों की ज़रा कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करनी है, तो हम वो एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी में फिर हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि आपने ये 2-3 महीने कैसे गुजारने हैं, और जिन्होंने उस वक्त तक कोर्स में एडमिशन ना कराया हुआ वो उस वक्त जहाँ मर्जी एडमिशन करा लें, कोई मसला नहीं, बस हो सच्चा इदारा जो आपको वाकई वो स्किल सिखाए। अगर आपने पैसे दे के सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया ना, वो एक अच्छी बात नहीं होगी। आपको ज़िंदगी भर गिला रहेगा कि मैंने पैसे भी दिए और मैंने वो चीज़ जो मुझे मिल सकती थी स्किल, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी उस कोर्स में, मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप फर्म में जाएंगे, आप दुनिया में जाएंगे, आप कहीं भी कुछ काम करेंगे, आपको वो जो ज़ात की कमी है, CA के स्टूडेंट्स सारे के सारे कॉन्फिडेंस फारिग होता है, बात करते हुए डर लगता है, शर्म आती है। तो इंटेलेक्चुअली आप अच्छे होते हैं लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो एक्सप्रेसिव बनने की ज़रूरत है। तो खैर मतलब ये बात भी ज़रूरी थी बीच में, अब आखिरी दिन हो रही है, मैंने अचानक से याद आया कि इससे भी तो हमारा नोटू कनेक्टेड है, तो इस पर भी तकरीर होनी चाहिए।